अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सिल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर उनके पास चलते प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर हरमीत, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप अपना सुनाएं। और मौसम का हाल अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ पे तो वैसे बादल हैं हल्के हल्के। लाहौर की क्या सिचुएशन है वहाँ तो आप पहले से फरमा चुकी हैं कि भैया गर्मी हो गई है वहाँ पे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और एक गर्मा गर्म खबर भी है मेरे पास जो कि काफ़ी गर्दिश कर रही है। ऑल दो इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये देखना भी बाकी है। कब तक ये खबर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, कब तक सच हो जाएगी इसका भी हमें नहीं पता। लेकिन आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने का खदशा, बल्कि आप ये कि एक यकीनन बात है कि प्राइस तो बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि एक IMF का टारगेट है जो कि हमें अचीव करना है, जिसके लिए हम सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये अभी खबर बहुत दूर है कि 15 फरवरी शायद हो या 10 फरवरी हो या करीब करीब प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन पेट्रोल की शदीद किल्लत हो गई है। पता नहीं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो मार्केट में आ गए हैं। आपने सोहा कल देखा था, मैं खुद हैरान था कि कल मुख्तलिफ पंजाब के जो शहर है वहाँ पे जो पेट्रोल है उसकी प्राइस 200 रुपए में पर लीटर जो है वो दिया जा रहा था, फरोख्त किया जा रहा था। और जो गाड़ियां हैं उनको 500 रुपए में दिया जा रहा था। और वजीर मुमलिकत जो हमारे तवानाई के हैं तो मौसूफ जो है बार बार इस चीज़ को डिनाई करते रहे कि ये खबर झूठी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में हमारा जो सिस्टम चले, और जब भी खबरें जो हैं अब पहले तो कहीं सहाफ़ियों की ज़राए होती थी और अब हम ज़राए ये देखते हैं कि पेट्रोल के मालिकान जो है उनको पहले ही खबर पहुंच जाती है कि भैया आपने अपने अपने अपना जो पेट्रोल है उसको रोकें, अपने पेट्रोल पंप को बंद करें। क्योंकि हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रोल के जो मालिकान हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद अगर आप पार्लियामेंट में देखती हैं तो पार्लियामेंट में जो बैठे पार्लियामेंटेरियन है ये अवाम की क्या खिदमत करेंगे। ये तो दोनों हाथों से इधर पार्लियामेंट में भी लूटने बैठे हैं और कहीं ना कहीं इनका जो कारोबार है, चाहे वो पेट्रोल की मद में है, चाहे आटे की है, चीनी के कारखाने, ये सारा जो है इसमें कोई शक नहीं कि ये मुल्क जो है ये बना है सिर्फ एक ही तबके लिए। और वो सरमायादाराना जो निज़ाम है उससे जब तक हमारी जान नहीं छूटती तब तक एक आम आदमी की खुशहाली का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। और आप ये देखें कि पहले आटा नायाब हो गया, फिर प्याज की अगर बात की जाए तो उसकी जो प्राइस है वो खरीद से पहुंच से दूर है। 280 रुपए आपको पर केजी जो है प्याज का मिल रहा है। ऐसे में पेट्रोल की प्राइस देखें तो लाइनें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप जो है उन्होंने बंद किए। और मुझे यहाँ पे याद है कि कल जैसे खबर आ रही थी कि संडे को कहीं ना कहीं पेट्रोल, हालांकि हम साफी हैं, बैठे हैं, हमारे पास खबरें सबसे पहले आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि अब वो पहले उनको खबर पहुंच जाती है। और हमने ये देखा कि जब एतवार को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही थी तो 2 दिन पहले जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप जो है बहुत सारे इलाकों में जो है उनको बंद कर दिया गया था। तो ये सिचुएशन है, हालात जो है वो मजीद गंभीर होते चले जा रहे हैं। आप बाखबर होने की बात कर रहे हैं एक सहाफी की। चले हमारा तो काम है कि हम लोग हर वक्त किसी न किसी सिचुएशन में रहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव मूड में रहते हैं कि यहाँ से कोई खबर मिल जाए, वहाँ से कोई खबर मिल जाए। बट ऑल दो में खबरें की इंतहा देखे राना सनाउल्लाह की कल की स्टेटमेंट इस सारे सिनेरियो पर यह है कि मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो खबर सुनी है टीवी पे, तो मुझे रियलाइज हुआ या मुझे पता लगा कि हाँ जी पेट्रोल जो है वो बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे जो मालिकान है या सप्लायर्स हैं वो नहीं दे रहे। तो मैंने ओगरा फोन किया और मैंने कहा कि जी मुझे बताइए क्या सिचुएशन है। उनकी बेखबरी की इंतहा ये है। और अगर आप वज़ीर तवानाई जैसे कि आपने ऐड किया खुर्रम दस्तगीर साहब की बात करें तो वो भी इस पर कहते हैं कि नहीं, IMF के साथ हमारी पॉलिसी मेकिंग पर मुज़ाकरात काफ़ी हद तक हो गए हैं तो प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लेकर आ रहे। ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आवाम तो परेशान हो जाती है ना। आवाम को तुम लाले पड़ जाते हैं ना कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो रातों रात टैंक फुल करा ले, लेकिन आप कितनी को देर वो टैंक चला सकते हैं। अल्टीमेटली ये सारा बोझ जो है वो आवाम पर ही पड़ना है। और IMF की अगर हम बात करें तो इस सारी सिचुएशन में मैक्सिमम 90% मुज़ाकरात जो है वो IMF के साथ हो चुके हैं, जिसके तहत हर चीज़ महंगी करने के लिए हमारे मुल्क के वो लोग जिनके हाथ में मुल्क की सियासत, मुल्क की मैशत है, वो कर बैठे हैं ये फैसला कि हर वो काम करेंगे जिससे IMF जो है अपनी शराइत पूरी करने के बाद हमें फंड्स देकर ही वापस जाए। सो बाय हुक और बाय क्रुक ये देखा जा रहा है कि हर चीज़ मानने के लिए हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के सियासतदान या हुकूमत बिल्कुल तैयार है।
ऑल्दो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि IMF के क्या क्या मुतालबात है, उसमें से क्या क्या पूरे हो गए हैं और क्या क्या पूरे करने का टारगेट जो है वो अचीव करने की हुकूमत मौजूदा कोशिश कर रही है। ऑल्दो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि IMF के क्या क्या मुतालबात है, उसमें से क्या क्या पूरे हो गए हैं और क्या क्या पूरे करने का टारगेट जो है वो अचीव करने की हुकूमत मौजूदा कोशिश कर रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको हम हमेशा वो खबर भी देते हैं मुल्क की हालात के साथ साथ के इंटरनेशनल लेवल पर और उस पर्सपेक्टिव में क्या क्या चल रहा है। जो बाइडन का एक स्टेटमेंट आया है, आप स्टेटमेंट कहें या इनसिक्योरिटी कहें, लेकिन उन्होंने इनसिक्योरिटी में एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने चीन को कहा है जनाब कि चीन किसी भी गलतफहमी से बाज रहे, और बाज रहने का मकसद क्या था आपको पता है कि चीन की अगर हम डेवलपमेंट की बात की जाए, इंडस्ट्री साइड की बात की जाए और हर एक फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप होता जा रहा है कि वो किसी भी दूसरे मुल्क को, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, उसको कम्पीट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और पूरी दुनिया में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हर तरह की चीज़ों की, हर तरह की इंडस्ट्री की, हर तरह के मयार की, खाम माल की बहुत बड़े नेटवर्क है जो कि वो बिछा चुके हैं। लेकिन अब जो बाइडन का कहना ये कि कोविड-19 के बाद आप जानते हैं कि मुल्क में नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई की जो लहर है उसे हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे फंड्स जारी किए हैं जिसके बाद सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो चीन जो है वो सनती पेशे में ख़ास तौर पर कोई भी गलती करने से बाज रहे, परहेज करे और चीन इस गलती पे ना रहे, या यूँ कहें कि इस गलत फहमी पे ना रहे। तो हरमीत, मुझे तो लगता है कि ये स्टेटमेंट जो बेसिकली थी वो तो इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, बिकॉज चीन वाकई बहुत कम वक्त में बहुत आगे निकलने वाला मुल्क है। इसमें कोई शक नहीं है। सोहा, अगर आप चीन की बात करें ना, तो चीन हमेशा खामोशी में, आपको याद होगा कि एक 2, 3, 4 दहाइयों तक तो हमने चीन को सिर्फ खामोशी देखा है, और उसने खामोशी से जिस तरीके से उन्होंने तरक्की की है और पूरी दुनिया में, आप ये नहीं, आप अमेरिका में जाएं, हालांकि अमेरिका की हम बात करते हैं तो वो एंटी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि आसपास जो है अगर कोई सामने आ सकता है तो अब वो चाइना आ सकता है। तो ऐसे में अगर आप अमेरिका जाती हैं या आप यूरोप की किसी भी मार्केट जाती, तो वहां पे आपको चाइना प्रोडक्ट जो है वो वाफिर मकदार में मिलेगा, और कहीं ना कहीं कब्जा जो है उस प्रोडक्ट ने जमाया हुआ है अपना हर जिस मुल्क भी आप जाएंगी। तो ये सिचुएशन है, और जाहिर बात है इस वक्त जो जंग है, जो लड़ाई है, एक तो पानी की है, दूसरी जंग जो है वो इकोनॉमी की, यानी मुआशी तौर पर आप कितने स्टेबल हैं। अब ये लड़ाइयाँ जो है ये मंजरेआम पर आ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि अब अगर पानी की बात की जाए, आने वाले इसके हवाले से कहा जा रहा है कि जो मुस्तकबिल है वो अगर जंग पानी के हवाले से होगी, तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि 5000 से ज़ायद डैम जो है, बड़े डैम जो है वो चाइना बना चुका है, और दीगर पे भी काम चल रहा है। ऐसे में सबसे वाफिर मकदार में पानी उनके पास है। फिर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हम देख रहे हैं कि उनकी जो इंडस्ट्री है, अगर सीपेक का जो सबसे मामला है जिस पर नज़र हिंदुस्तान की भी अच्छी नहीं है, दीगर ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की भी नहीं है, कि गर्म पानियों तक जो रसाई है वो आपको इस थ्रू से मिल सकती है, और गवादर से जाके आप उन ममालिक तक रसाई हासिल कर सकते हैं जहां चाइना को बड़े मसाइल का सामना था, बड़ी मुश्किलात का सामना था, और कहीं ना कहीं वहां पे इंडियन ओशन या दीगर ऐसी चीजें थी जहां पे अमेरिकन का असर रसूख था। लेकिन यहां की अगर बात की जाए, अगर गवादर भी उनके होड़ में आ जाते और ट्रेड शुरू हो जाती, तो पाकिस्तान का तो मुस्तकबिल है ही रोशन, लेकिन चाइना की जो मार्केट है और आम आलमी दुनिया तक जो रसाई है उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी, और चाइना को एक और फायदा जो है यहां से मिलने वाला है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो बाइडन हो या अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट आए, उनकी जानिब से इस किस्म के बयानात का आना, इस बात से अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं खदशा है, खौफ है, और बौखलाहट के वो शिकार हैं कि चाइना जिस तेजी से मुआशी तौर पर वो मजबूत हो रहा है, अस्करी तौर पर मजबूत हो रहा है, वो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा है अमेरिका को भी और दीगर जो कंट्रीज हैं। अच्छा, आपको पता है जो बाइडन का जो बयान है वो स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब वो कर रहे थे, और खिताब के दौरान उनका ये कहना था कि अमेरिका जो है वो खुद मुख्तारी खतरे में अगर डालेगा या डाल सकता है, चीन अगर खुद मुख्तारी को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है तो हम उसका करारा जवाब देंगे। ऑल दो इस सारी सिचुएशन में उन्होंने जस्टिफाई अपनी स्टेटमेंट को इस तरह से किया है कि हम मुकाबला चाहते हैं, लेकिन चीन जो है वो सनती शोबे में गालिब आना चाहता है, तो इसको तो हम नहीं होने देंगे। ऑल दो तरक्की जो है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शोर मचाती है आपकी कामयाबी, और आपका हार्ड वर्क जो है वो चुप करके करना चाहिए, और चीन ने यही पॉलिसी अपना के बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है सुपर पावर अमेरिका को। ऑल दो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आपने टिपिकल रनडाउन की तरफ चलते हैं। आज की गुड मॉर्निंग पब्लिक में टॉप स्टोरीज के आपको बताते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल हमने आपको पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, ये रोलर कोस्टर जो है कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन फिलहाल 90 दिन का वक्त पूरा होने तक या पूरा होने से पहले अब इत्तेहादी हुकूमत जो है उसने ये फैसला किया है कि किसी तरह से भी बस इलेक्शंस को जो है वो मुलतवी
मुलतवी किया जाए, डिले किया जाए। हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम 2 दफ़ा एक साल में इलेक्शन कराए। अब दरख्वास्तें जमा कराने का, अदालतों का रुख करने का फैसला किया है इत्तेहादी हुकूमत ने मिलके। किसकी कोलैबोरेशन से कहा यह जा रहा है? जो नून लीग के लोग हैं वो सोहा, अब इससे अंदाजा लगा लें कि ये खौफ इतना ज्यादा है, घबराहट इतनी ज्यादा हो गई है कि यही लोग थे, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज साहिबा चीख कर ये कहा करती थी कि खान साहब अगर दम है, अगर आपको इलेक्शन का बहुत शौक है तो तहलील करें पंजाब की असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे असम्बलियां तहलील हो गई हैं तो अब खौफ इतना बढ़ चुका है कि अब वहां से हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी जमात हैं, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी, वो सारे शामिल हैं और अब वो दरखास्तें लेके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो यहाँ पे ये तासुर भी दिया जाता है और पीटीआई वाले भी बारहा ये बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जो है कहीं ना कहीं वो पीडीएम के साथ उनका जो मौक़िफ़ है या उस चीज़ पर ही वो ज़्यादा जो है हमें नज़र आते हैं। जहाँ पे कोई फैसला जो है पीटीआई के ख़िलाफ़ हो तो वहाँ पे ज़्यादा वो एक्टिव नज़र आते हैं। ये तासुर वैसे भी पीटीआई वाले जो है देते रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अब अगर आपके पास एक तरफ ये आईजी साहब ने कल बयान दिया था खैबर पख्तूनख्वा के कि वहां पे हालात इस किस्म के अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर इस सारी सिचुएशन में आप देखें कि कोर्ट की तरफ अगर ये गेंद जाती है तो मुझे जो लगता है जो ज़ेमनी इलेक्शन मैंने देखे हैं कराची के, तो वहां पे भी पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की, दीगर जमातों ने बड़ी कोशिश की, एमक्यूएम ने, लेकिन कोर्ट का फैसला यही था कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने हुक्म ये सादर फरमाया कि आपने इलेक्शन कराना है। अब जो सूरत हाल है, अब आइन यही कहता है। और आप ये देखें ना कि ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आइन की हम पासदारी करते हैं, मुल्क का आइन खान ने तोड़ा तो हम ऐसे हैं। आज देखिए कि आइनी तौर पर ये हक बनता है इस हुकूमत का कि ये इलेक्शन कराए, लेकिन अब ये भी भागे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ ये इख्तियार करेंगे कि मरदमशुमारी होनी चाहिए और फिर मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। हल्का बंदियों में मैक्सिमम जो है आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन लगते हैं। ये एक्सक्यूज़ लेके ऑल दो ये दरखास्तें जो है वो अदालत का रुख करेंगी, लेकिन सिचुएशन ये है इस वक्त करंटली कि कहा यह जा रहा है, जो अंदर की खबर है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जो कि भी फिलहाल स्लिपिंग मूड पे थे, उनकी मशावरत से ही ये फैसला किया गया है कि हम दरखास्तें लिखेंगे और अदालतों की जानिब अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसको हम टॉप स्टोरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे विद आवर एनालिस्ट। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तानी तालिब इल्म से आपकी मुलाकात कराएंगे। एक मैडा 9 वो खबर जो वायरल है सोशल मीडिया पे, अफगानिस्तान की जानब से बनाई गई ऐसी स्पोर्ट्स कार जिसको मैडा 9 का नाम दिया गया है, उसके बाद पाकिस्तान में भी इस तरह की एक कोशिश की गई है। लॉन्ग लास्टिंग कितनी कोशिश है, हम उसे कैसे सेकंड कह सकते हैं, कैसे इंडोर्स कर सकते हैं, उसके लिए मजीद क्या ऐसे पॉइंट्स है जो कि ऐड करके हम भी इस तरह की प्रोडक्ट बनाकर दुनिया में अरबों डॉलर कमा सकते हैं दरामदाद और बरामदाद के जरिए। इस पर बात करेंगे, जरा टेक्निकल पॉइंट्स भी करेंगे और अप्रिसिएशन भी देंगे स्टूडेंट को जो कि आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के गेस्ट हैं, उनसे डिस्कस करेंगे। ये भी टॉप स्टोरीज का हिस्सा है। इसके अलावा कल भी हमने ये बात की थी, कराची पोर्ट पर 300-350 अरब से जायद जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर माल, खाम माल या अद्वियात या जो भी चीज़ें वहाँ पर अभी मौजूद है, शिपमेंट जो आगे नहीं आ रही डॉलर की कमी की वजह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बैन की वजह से और बहुत सारी वजूहत है और अंदरूनी चपकलिश भी इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अब दवासाज कंपनीज जो है उनके पास खाम माल ना होने की वजह से शट डाउन की सी सिचुएशन भी हो सकती है। कितना बड़ा नुकसान होगा इंडस्ट्री को इससे, इस पर आज टेक्निकल पॉइंट सारे हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी सोल्यूशन की तरफ, ऑल्दो हम तो चले भी जाएं तो क्या, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट्स का एक्टिव होना और एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विंटर स्पोर्ट्स मेला है, कहाँ पे है, कैसे है, ये आपको डिटेल में बताएंगे। अभी हमने ज़रा सा एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेकर हम वापस आते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। यू जस्ट कीप वॉच गुड मॉर्निंग पब्लिक। और ख़ासतौर पर इस्लामाबाद से हरमीत सिंह को लेना पड़ेगा, बिकॉज ये खबर हमेशा हमें वो एम्फसाइज करके इसीलिए देते हैं क्योंकि जब लोग उनसे मिलते हैं तो ये मुतालबा और ये दुख उनसे ज़रूर करते हैं। प्याज की जो बढ़ती कीमत है उसके बारे में पाकिस्तान में तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन आज जो मैं खबर लेके आई हूँ उसमें पाकिस्तानियों को अपने प्याज की महंगाई का दुख थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि फिलिपाइन से आपको खबर देती हूँ जहाँ पर प्याज की कीमत जो है वो 2000 रुपये kg हो गई है हरमीत। वहाँ पे नापैद हो गया है, आप समझे, प्याज। लेकिन उन्होंने क्या किया है, आप देखिए, उन्होंने एक दिन के लिए प्याज को बतौर करेंसी इस्तेमाल किया है। एक ऐसा स्टोर जो कि कोविड-19 के ज़माने में बनाया गया था, उन्होंने क्या किया, 2-3 चीज़ें मखसूस कर दी। मैं आपको इलाबोरेट करती हूँ थोड़ा सा ना। 2-3 चीज़ें मखसूस कर दी कि इन चीज़ों को आप खरीद सकते हैं, उसके एवज़ आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको प्याज देना पड़ेगा और प्याज के साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी कीमत जो है वो क्या होगी।
तो आप सोचिए कि फिलिपाइन में प्याज एक दिन के लिए करेंसी बन गया। मुझे लगता है पाकिस्तान में ये दिन करीब 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 आ रहा है। अच्छा, वैसे अगर प्याज की मैं बात करूं ना सुहा, तो फिलिपाइन हो गया, ये इस किस्म के जो ममालिक हैं ज्यादातर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके जो खाने हैं उनका उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बेतहाशा है। या चाइना आप जाती हैं, या चाइनीज़ हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी भी अगर आप खाने देखें तो उसमें प्याज का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा है। और फिर अगर हम देखें तो शॉर्टेज, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पे तो सैलाब ने जिस तरह तबाही मचाई है, और फिर जो प्याज था, नॉर्मली प्याज बहुत ज़्यादा होता है हमारे मुल्क में, और हिंदुस्तान या अफगानिस्तान इन ममालिक से भी मंगवाया जाता है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो कुछ चीज़ें जो हैं बाहर से नहीं मंगवाई जा रही, हिंदुस्तान से जो प्याज आ रहा है वो महंगा पड़ रहा है हमें, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो भी मुश्किल से है। लेकिन ये तरीका अच्छा है, क्योंकि इधर भी नायाब हो चुका है। 280 यानी डॉलर के बराबर ही तो प्याज जा रहा है। और आपको याद होगा, मेरे ख्याल में हमारी टीम ने एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें दुल्हे ने पैसों के बजाय, हार के पैसों के बजाय प्याज जो है पूरा उसका हार बना के गले में डाल दिया था। तो अगर ये हालात यहाँ पे भी कर दिए जाए तो मेरे ख्याल में प्याज जिस तरह नायाब है तो दोबारा मार्केट में आम हो सकता है। लेकिन हरमीत, आप इसका नोबल कॉस्ट चेक करें। वो जो दूल्हा साहब की आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने तो कहा कि डॉलर और प्याज की जंग चल रही है, कौन आगे जाएगा, किसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो उस वक्त तो प्याज और डॉलर सीम्स टू बी लाइक द सेम। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो डॉलर का हार पहनने की बजाय या रुपए का हार पहनने की बजाय प्याजों का हार पहन लेते हैं। लेकिन मुझे शक पड़ता है कि वो कहीं अराई भी था दूल्हा, इसीलिए उसने ऐसा किया था। और दो प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, इस खबर का अच्छा पर्सपेक्टिव आपको देते हैं। इस खबर की अच्छी पर्सपेक्टिव ये भी है कि आपको पता है वहां पर जापान होम सेंटर है, और वो बनाया था कोविड-19 में, जिसमें बेसिकली गरीब गुरबा के लिए खाना बनाया जाता है, और खासतौर पर वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस नोबल कॉज को साथ लेकर जापान होम सेंटर चला है कि अब इसके एवज, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, शदीद किल्लत हो गई है फिलिपाइन में, तो वहाँ उन्होंने क्या किया है, अब उस स्टोर ने ये प्याज जो इकट्ठे किए ये उस होम सेंटर को दिए जाएंगे, जहाँ पर गरीब जो कि प्याज नहीं खरीद सकते उनको ये प्याज दिए जाएंगे, और वो भी मुफ्त दिए जाएंगे। तो देखिए कि अगर उन्होंने इसको एज अ करेंसी यूज़ किया भी है तो उन्होंने किस कॉज के लिए यूज़ किया है कि अब उन गरीब गुरबा में मुफ्त जो है ना वो प्याज तकसीम किए जाएंगे, ताकि अपने खाने का लाजमी जुज़ है उसको मुकम्मल कर सकें। ये ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक अच्छा तरीक़ाकार है, और आप किसी को रिलीफ देना चाहें तो आपके पास ऑप्शंस के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके ज़रिए किसी न किसी आम बंदे को या गरीब आदमी को जो है उसको रिलीफ मिल सकता है। तो बहरहाल ये अच्छी खबर है, और वही बात कि खाने में प्याज ना हो तो फिर वो खाना नहीं खाते हैं। अच्छा, कल मैंने एक खबर देख रही थी सोशल मीडिया पे, आई थॉट कि आप लोगों से शेयर की जाए। हमारे एक फोटोग्राफर है, उनको मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि आप इर्द गिर्द अगर अपने तांग झांग करके देखिए। मैं जब शो को कंक्लूड करती हूँ ना तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र डालें कि किसी को, शायद किसी को नहीं, यकीनन किसी ना किसी को आपकी मदद की ज़रूरत होगी। बहुत सारी जगहों पर आप किसी दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को देखें तो वो सिर्फ 500 से 1000 रुपये कमा कर घर लेके जाते हैं और ख़ुद सारा दिन भूखे रहते हैं। अगर आपको इर्द गिर्द कोई नज़र आ रहा है ना, अब तो एक प्याज की बात कर रहे हैं, आपकी बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालकर एक रोटी और थोड़ा सा सालन लेकर किसी को भी दे देना। अगर आपको ये शक व शुबा आता है कि हम किसी को पैसे देंगे तो हम कहते हैं कि फ़कीर फ़ुकरा जो है वो नशा करते हैं, या इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, तो अगर आपको इस बात पे कोई शक है तो थोड़ा सा खाना लेके ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें, आते जाते कोई ना कोई दिन में एक काम इस तरह का ज़रूर करें। बिकॉज इस वक्त वाकई पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो बहुत मजबूर है, वो और बहुत ज़्यादा परेशान है, और सफ़ेद पोश तबका जो है वो नहीं कह सकता। तो आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी डेली डोज की जो है वो उतनी ही इंटरेस्टिंग है, इतनी पहली खबर है। तो अगली खबर आपको हम देंगे बेसिकली लाइट फेस्टिवल के बारे में। ये डेनमार्क में लाइट फेस्टिवल है, और इट सीम्स टू बी लाइक सम टाइम हॉरर, सम टाइम फैंटेसी, और आपको हर तरह की फील आ रही है इस लाइट फेस्टिवल से। लेकिन डेनमार्क जो है उसमें ये लाइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, रंग बिरंगी रोशनियां जो हैं उसमें पूरा आपने शहर और वो एरिया जहाँ पर ये फेस्टिवल का इनकाद किया गया है वो रंगों में नहा गया है, और हर किस्म की लाइट, हर किस्म का कलर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हरमीत, बिल्कुल हम देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं एक तो जिस तरह लाइफ जो है वो स्टक भी हो गई है, तो उसको आप दोबारा अगर एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फेस्टिवल जो हैं मुख्तलिफ दुनिया में रखे जाते हैं। और आप ये लाइट फेस्टिवल अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं डेनमार्क या हम दीगर ममालिक की बात करें
तो वहाँ पे अक्सर जो है वो जो दौरानिया है रात का वो बहुत ज़्यादा भी होता है। और मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पे पूरा दिन जो है 12 घंटे का और 12 घंटे की नाइट होती है। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, यानी सर्दी आती है तो दिन जो है वो बहुत छोटा, उसका दौरानिया बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन बहुत से ममालिक में हम देखते हैं कि रात काफ़ी, और फिर उस रात को ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, ज़्यादा रंगीन बनाना है अपने लाइट्स के ज़रिए, रंगारंग रोशनियों के ज़रिए। तो और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं मेल मिलाप का या घूमने फिरने का या एक कंपनी के साथ बात शेयर करने का आपको मौका मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की तकरीबात का सिलसिला वहाँ तो चलता है। हमें तो ये खौफ होता है कि हमारे मुल्क में भी हम भी यही चाहते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो उनकी ख्वाहिश भी होती है कि इस किस्म की तकरीबात का सिलसिला यहाँ पर भी हो और कहीं ना कहीं हमारे लोग भी आके ये चीज़ें एंजॉय करें, देखें। लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फीकी पड़ी हुई हैं। लेकिन बाहर दुनिया की बात करें तो खुशहाली वैसे भी उन ऑलरेडी जो ग्राउंड की चीज़ है उन पर इतना काम हो चुका है कि फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ माइंड, आपको पता है ये फेस्टिवल जो है हर अमीर और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाला बंदा, वो अमीर है वो गरीब है, अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, वो इस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकता है। कोई ख़ास SOPs या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम हमेशा जिक्र करते हैं, बल्कि शिद्दत से याद करते हैं, बसंत को हमने याद कर लिया, मेलो ढेलो को हमने याद कर लिया। वो ऐसा टाइम था कि आप जितने मर्जी स्ट्रेस में हो, कहीं ना आपको एक फेस्टिविटी मिलती थी तो आप सारे काम छोड़कर उस तरफ ज़रूर जाते थे। तो अब इस तरह की चीज़ें आप समझे कि पाकिस्तान में नापैदी हो गई है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि आपके पास मुसलसल अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के अलावा कोई और करने के लिए काम ही नहीं है। तो आप एक चीज में सोचते हैं और फिर ओवर थिंकिंग आपको इट लीड्स टू द डिप्रेशन। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस इवेंट के कि इसमें आम या खास की बात नहीं है, बल्कि आपको इजाजत है जाने की। हमारे यहाँ अगर यहाँ पे कोई इवेंट भी होते हैं, अगर कोई इस किस्म के इवेंट कहीं हम बड़ी बड़ी सोसाइटीज में देखते भी है तो वहाँ पे भी इस किस्म की टिकट्स लगाई जाती हैं कि जो आम आदमी है वहाँ तक तो उसकी अप्रोच ही नहीं होती है। तो हाँ एग्जैक्टली वही बात। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि कम से कम ये जो तबकाती निज़ाम में हम बटे हुए हैं इससे निकलना होगा और मुल्क को इसी तरह इस किस्म के इवेंट से खूबसूरत बनाना होगा। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का खात्मा भी यही हो सकता है कि आपके पास कंपनी हो, आपके दोस्त हो, मेल मिलाप हो, इस किस्म की का इवेंट हो, हल्की सी मौसीकी हो, तो फिर क्या कहने। और इसमें ऐसे मुझे लगता है कि जो आम पब्लिक होती है, जो व्यूअर्स होते हैं, उनको तो चले मज़ा आता ही है इस हवाले से कि वो जाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन इस फेस्टिवल का एक मकसद ये भी है कि 3 हफ्ते तक ये जारी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो तमाम लोग आर्टिस्ट हैं वो अपना फ़न जो है वो यहाँ दिखा सकते हैं, अपने फ़न का मुजाहरा कर सकते हैं। तो ये 2 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट कि आप जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं बीइंग अ व्यूअर और शायकीन के तौर पर, लेकिन एक आर्टिस्ट बड़ी तादाद में इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं जो अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे थ्रू देयर आर्टिस्टिक माइंड कि किस तरह से लाइट से क्या क्या इनोवेशंस की जा सकती हैं। सो भाई वहाँ के लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, 3 हफ्तों के लिए कॉन्टीन्यूसली ये जारी रहेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगला डेली डोज जो हम आपको देने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि ये तो जनाब क्या ही मैं इनकी बात करूँ, स्क्रीन पर आते साथ ही ये जर्मन शेफर्ड जो है इसकी आपको जो झलक नज़र आई है और इनका जो स्वैग है वो इनके अमीर तरीन होने की वजह से है। अमीर तरीन कुत्ता ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अमीर तरीन डॉग कह सकते हैं आप इसको पूरी दुनिया का। कई महंगी गाड़ियाँ, महंगे बंगले, नौकर चाकर रखने वाला ये दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता है। अब ये कैसे अमीर हुआ है ये स्टोरी भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ जनाब। जो इनकी मतलब ऑब्वियसली पेट है, तो जिनके पेट थे उनका एक ही बेटा था, उस खातून का एक ही बेटा था, उसको कैंसर हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो अब बचा कोई नहीं। और फिर आप देखिए कि उसने अपने मरने से पहले सारी जायदाद जो है वो इस पेट के नाम कर दी। आप देखिए पेट से मोहब्बत कितनी होती है लोगों को, दे आर जस्ट लिव लाइक अ बेबी। मतलब जो उनके पास पेट्स होते हैं, कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो तो जो पेट्स घर में होते हैं बच्चों की तरह उनको पालते हैं, तो बस बच्चों की तरह सारी जायदाद इनकी नाम लगा के वो भी अल्लाह के पास चली गई। और अब ये क्या करेंगे, अब ये किसके नाम करेंगे? बस ये अपनी एंजॉय करके फिर आगे जाके वैसे ही डोनेट होनी है। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा हम देखते हैं कि ना कि बहुत सारे लोग फिर सोच मुख्तलिफ, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की उनके पास बड़ी जायदाद होती है तो कहीं ना कहीं वो डोनेट कर लेते हैं किसी न किसी इदारे को। लेकिन आप यहाँ पे देखें ये स्टोरी अगर आप देखें तो बड़ी मुनफरिद है कि वही उनका जो उन्होंने पाला हुआ है डॉग प्यारा सा, और उसके ग्लासेस देखें तो बिल्कुल वेंकटेश प्रसाद लग रहे हैं, बिल्कुल मतलब मुझे वो तमिल एक्टर याद आ गए। तो ये देखें ना कि उनका ढंग जो है रहन सहन का, तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि हम लोगों से भी अच्छा है। आखिर में हम यही कहेंगे, दिल की फरियाद। और हरमीत आप देखिए मैं तो बहुत सारी बातें बता चुकी हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है। जनाब फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑनर भी हैं
और यही नहीं, असासों की तादाद जो है वो $500 मिलियन है, $500 मिलियन। और इनके नाम बंगले भी हैं और बनी के कौन सी गाड़ियाँ, कौन सी नौकर चाकर। खैर अल्लाह इनको जितनी भी इनकी ज़िंदगी है उसमें तो खैर ये इंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है। आई थिंक चैरिटी में जाएगी ये सारी की सारी जायदाद और सारा का सारा माल। तो अगली खबर पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने जानवरों की बात भी कर ली, लाइट फेस्टिवल की बात भी कर ली, अब हम बात करते हैं और डिजिटलाइज होने की। अब डिजिटलाइज होने की इंतहा देखिए, ये मुझे लगता है ये वो एक्सट्रीम खबर है जो मैं आपको दे रही हूँ कि अब जो फ़कीर फुकरा है वो भी डिजिटलाइज हो गए हैं। इंडोनेशिया से आपको खबर देते हैं जहाँ पर भिखारी जो है वो अब टिकटॉक के जरिए भीख मांगते हैं। और इंडोनेशिया में आपको पता है कि खास तौर पर ये अब जिनको देख रहे हैं, एक भिखारी है, कीचड़ में वहाँ पर लिपटना अपने आप को या वहाँ पर कीचड़ में रहना एक फेस्टिविटी भी है, बंदर जैसा। हाँ, फेस्टिविटी भी है। लेकिन अब ये कि आप देखिए वहाँ पर एक एप्लीकेशन यूज़ होती है जो कि टिकटॉक के अलावा एप्लीकेशन है, उसका एग्जैक्टली नाम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ अभी, लेकिन वो टिकटॉक की तरह की एप्लीकेशन है और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और इंडोनेशिया जो है वो अब मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर है टिकटॉक यूज़ करने में। 9 करोड़ से ज़ायद की आबादी हरमीत इंडोनेशिया की जो है वो टिकटॉक यूज़ करती है। 9 करोड़ से ज़ायद बच्चे, बूढ़े, हर एज ब्रैकेट के लोग। तो अब जी फ़कीरों ने कहा कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी उसी के थ्रू। अच्छा, वैसे अगर हम देखें ना कि जब आबादी बढ़ती है तो फिर इस किस्म की चीज़ें भी ज़्यादा आती हैं। अगर आप इंडोनेशिया जाएंगी, जकार्ता और इन इलाकों में आप जाएंगी ना, तो आपको एक बहुत बड़ी तादाद इंसानों की इंसान ही नज़र आएंगे। और फिर हम ये देखते हैं कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत ज़्यादा तादाद है। और अगर हम ये देखें कि भिखारियों की आपने बात की, तो गली कूचे कोई ना कोई ऐसी जगह नहीं है कि भरी पड़ी है। जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो शहर हैं, आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगे ट्रैफिक लाइट पे कहीं ना कहीं मखसूस इलाकों में, गली कूचों में, या आप रेस्टोरेंट में बैठी हैं खाना खा रही हैं तो पहुँच जाएंगे। इसी तरह जकार्ता और जावा और ये जो इलाके हैं जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि तादाद तो इंसानों की ज़्यादा, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। हालांकि मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, लेकिन गुर्बत ज़्यादा है। उसकी वजह से भिखारी जो है काम मुश्किल से मिलता है। कोशिश की इनकी तरफ से की जाती है कि मुख्तलिफ ममालिक जाए, लेकिन काम मुश्किल की ना मिलने की वजह से फिर वो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है भिखारा। लेकिन ये डिजिटल करने का एक अलग ढंग है इनके पास और एक नया तरीका है। सो मेरे ख्याल में इस प्लेटफॉर्म से भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको इस एप्लीकेशन का नाम बताती हूँ हरमीत। डांसिंग बाइट जो है वो इस एप्लीकेशन का नाम है, जो कि कंपैरेटिवली टिकटॉक की तरह ही होती है। मतलब आप लिपसिंग कर सकते हैं और डबिंग कर सकते हैं और इसके अलावा आप खुद भी कोई ना कोई जो है वो गेटअप कर सकते हैं। लेकिन ये भिखारी जो है उनके मांगने के तरीके भी मुख्तलिफ है। वो फरियाद जो है वो थ्रू स्क्रीन कर रहे हैं कि भी जैसे भी उनके मांगने का तरीका है, ऑल्दो इनके तरीके भी मुख्तलिफ है। कोई कीचड़ में लेटा हुआ है, कोई सर पर कपड़ा लिया हुआ है, किसी सर पर बाल्टी ली हुई है और कोई अपने अपने तरीके से मांग रहा है। लेकिन जो मैं खबर आपको दे रही हूँ वो ये कि आप देखिए टिकटॉक जो है, पहला तो आप यूएस ही कहें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है ये जहाँ पर टिकटॉक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और तकरीबन 9 करोड़ से ज़ायद की आबादी है जो कि टिकटॉक यूज़ करती है। तो पता नहीं, आई डोंट नो फ्यूचर क्या होगा। मैं भी जब गुजरती हूँ लाहौर की सड़कों से तो राइट लेफ्ट आगे पीछे आप कहीं भी देखें तो बच्चे जो है ना, बच्चे कुचे वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक बना रहे होते हैं। आप किसी मॉल में चले जाएं, किसी शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, आप किसी रोड पे चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, 2 बच्चे खड़े होते हैं जो टिकटॉक बना रहे होते हैं और एक जो जनाब इनका टिकटॉक बन रहा होता है वो हीरो है, वो सेलिब्रिटी है। पढ़ाई का नहीं पता, चीज़ों का नहीं पता, करें इस्तेमाल। एंटरटेनमेंट की एक एप्लीकेशन है और मुझे ये लगता है, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, आप टिकटॉक खोल लो ना हरमीत तो 2 घंटे तो कहीं भी नहीं गए, सिर्फ स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने में। मतलब मुझे लगता है इतना वक्त ज़ाया होता है और वक्त का पता नहीं चलता। और पता नहीं अब ये टिकटॉक हमारे साथ क्या करेगा हरमीत, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना चाहिए, हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अगर हम देखें, आप जब टिकटॉक में जाती हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो ज़्यादा आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट भी आपको नज़र आएंगे जो पढ़ाई में कम और कहीं हीरो बनने के चक्कर में ज़्यादा। और आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी है। हम ये नहीं कहते कि आप ना यूज़ करें, आपकी अपनी ज़िंदगी है जैसे चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आप अपना जो करियर है, क्योंकि ये एक पीक टाइम होता है, ख्वाबों का टाइम होता है, बहुत सारी सोच, बहुत सारी चीज़ें आपने संभाली होती हैं और बहुत सारी जो मंजिल की तरफ आपने बढ़ना होता है तो उसका ख्याल लाजमी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये चीज़ें करें, एंटरटेनमेंट की दुनिया करते जाएं, मज़ा लें, एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं ध्यान जो है अपनी किताबों की ओर भी दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर भी दें। लेकिन अब ये चीज़ हम देख रहे हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि अब ये रुझान बहुत बढ़ रहा है, चाहे वो इंस्टा पे हो या टिकटॉक पे हो, हर शख्स ने, हर बंदे की कोशिश है कि कहीं ना कहीं वो सेलिब्रिटी बन जाए
और लोग जो है 2-3 लोग उसके साथ वो सेल्फियां ले, तो ये हम देख रहे हैं कि एक साइकी बढ़ रही है जो अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम आगे जा सकते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हम कर सकते हैं। हमने देखा है कि आपने बल्कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती है जो बड़ी क्रिएटिव माइंड आप उसका सेट आपका हो सकता है, उसको देख के तो बहुत सारी चीज़ हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये चीज़ें बढ़ रही हैं और खुदा न खास्ता जो आबादी हमारी बढ़ रही है, जिस तेज़ी से आबादी जो है देहातों की, शहरों की बढ़ रही है, तो ऐसा ना हो कि ये जो एप्लीकेशन है इंडोनेशिया की और ये पाकिस्तान भी है और फिर यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं किसी और टेलीविज़न पे फिर हमारा जिक्र हो कि पाकिस्तान इस किस्म की भीख मांगते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल में। इंडोनेशिया में जिस तरह आबादी बढ़ रही है और पाकिस्तान अब 6 से 5वें पे आ रहा है और इंडोनेशिया 4थे पे जाएगा, तो हालात मुझे कुछ बदलते नजर नहीं आ रहे, बल्कि हालात उसी तरह जा रहे हैं जिस तरफ ये दुनिया गई है ऑलरेडी। तो इसमें हमें अब थोड़ी सी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। सोशल ऑल साइड्स दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ नॉट लाइफ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सारा दिन में आप कितना टाइम इसको और एटलीस्ट कितना खुद को देते हैं। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। IMF के चीफ जो हैं उनकी तमाम तर मुतालबात मानने के लिए हमारी हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और आखिरी और सबसे बड़ा टॉप ऑफ द ऑल टारगेट ये है कि 16 अरब तक ये गैर मुल्की ज़खायर का टारगेट जो दिया गया है उसको 30 जून से पहले टारगेट पूरा करना है। और अगर मौजूदा ज़खायर की बात की जाए तो कि सिर्फ 3 अरब रह गए हैं। तो ये टारगेट पूरा करने के लिए हर चीज़ महंगी करने के लिए हमारी हुकूमत तैयार है। लेकिन अभी हुकूमत जो है वो उसका एक ही टारगेट है IMF के फंड्स लेने के अलावा, वो है इंतखाबात को किस तरह से डिले किया जाए, किस तरह से इसमें ताख़ीर लाई जाए, जिसके लिए अब क्या हरबा अपनाए जा रहे हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, कहिएगा कि ज़राए ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने मिलकर मुशावरत की है और ये फैसला कर लिया गया है कि अब हमने अदालतों का रुख करना है, दरख्वास्तें वहाँ लेके जानी है, दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार करना है कि मरदमशुमारी की जाए। और फिर अगली बात ये कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आइन के मुताबिक 90 दिन का वक्त जो है वो दरकार होता है, वो चाहिए होता है। तो ये हिकमत अमली तो तैयार हो गई है, क्या ये आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगी? मेरे ख्याल में अभी इसका जवाब बनाने की कोशिश की जाएगी। अब आइन को इसका जवाब देना है और आइन की ताबीर तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। एक तरफ ये मामला है कि वक्त से पहले असम्बलियां तोड़ दी गई और असल प्रोसेस जो वो नहीं हो सका था। असल प्रोसेस तो ये था कि दोबारा मरदमशुमारी होती और एक टाइम होती और उसके बाद जो है वो बाकायदा उसकी हल्का बंदियां होती और फिर इलेक्शन होते, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ और उससे पहले असम्बलियां तोड़ दी गई और असम्बलियों में मैंडेटरी ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। अब ये दो सूरत हाल हैं। अगर ये वही इलेक्शन हो रहे हैं जो 5 साल की मुद्दत के लिए हैं तो उसके लिए लाजमी है कि मरदमशुमारी की जाए और ये भी लाजमी है कि दोबारा हल्का बंदियां की जाएं। तो क्या अब आइन में कौन सा रास्ता निकाला जाता है, या सुप्रीम कोर्ट कौन सा रास्ता निकालती है कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि आइन की दो शिकें एक दूसरे के साथ तजाद में आ जाएं या मुतसादिम हो जाएं, तो फिर क्या सूरत अख्तियार की जाएगी? ये रास्ता बहरहाल फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा। वही इस रास्ते से वो रास्ता निकालेंगे कि क्या कौन सा तरीकाकार होना चाहिए या किस तरह कहना चाहिए। इसलिए कि आइन ये भी कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, लेकिन आइन ये भी कहता है कि जनरल इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां और मरदमशुमारी जो है वो होना जरूरी है। जी हरमीत। नज़ीर लगारी साहब, अगर हम देखें जब मरियम नवाज साहिबा नून लीग के जितने मिनिस्टर हैं उनके बयानात हमारे सामने, आपने भी देखे, आपने बड़े प्रोग्राम आप करते रहते हैं, हम जब देखते थे तो उनका कहना यह था कि खान साहब को अगर बड़ा शौक है इलेक्शन में जाने का तो असम्बलियाँ तहलील करा दें और 60% से ज़्यादा वैसे भी असम्बलियाँ से इस्तीफ़े दें तो मामला इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अब जब ये सारा मामला हो गया, यानी असम्बलियाँ तहलील हो गई, अब खौफ किस बात का है कि अब मामले को जो है कभी जो है जिस तरह आपने बात की कि सेंसस को जो है बहाना बनाया जा रहा है, या कहीं ना कहीं IG साहब ने भी कल बयान दिया है। अब एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ये बातें की जा रही कि दहशतगर्दी का खतरा है, तो दूसरी जानिब जो है ज़िमनी इलेक्शन का भी ऐलान किया गया है। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं सर? ज़िमनी इलेक्शन जो है उस मुद्दत के लिए हुए जो उनकी बात की मुद्दत है, इसमें आईनी रुकावट नहीं है कि नए सिरे से
जो है हल्का बंदियां होने चाहिए, इस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन जो कुछ आपने फरमाया है कि मरियम नवाज ने कहा है या बाकी लोग कहते हैं इलेक्शन करो हम उसके लिए तैयार हैं, असम्बलियां तोड़ो हम उसके लिए तैयार हैं, तो ये बातें इमरान खान साहब भी क्या करते थे। इमरान साहब ने कहा था कि ओहो हो मुझे तो जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई है कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है, अब मजा आएगा, तहरीक अदम एतमाद आई है, अब मैं इनको देखूंगा। बाद में रोना शुरू किया था, अब तक रोते फिर रहे हैं कि मेरी हुकूमत हटाई गई है। कभी अमेरिका पर इल्जाम है, कभी जनरल बाजवा पर इल्जाम है, कभी नवाज शरीफ पर इल्जाम है, कभी अपोजिशन पर इल्जाम है। भाई असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद पास करके आपको निकाला है, तो ये आईनी तरीकाकार है। उसको आप अमेरिका से जोड़ें, उसको आप किसी और से जोड़ते नहीं जोड़ सकते हैं, गलत कर रहे हैं। और ये जो है ये उस इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि तोड़ें और हम जो है वो इलेक्शन में आ जाएंगे। वो उन्होंने रिजाइन दिए, रिजाइन एक्सेप्ट हो गए हैं। अब बाकी मुद्दत के लिए इंतखाब उन्हीं हल्कों पर होंगे। ये जो जनरल इलेक्शन है, ये जो इस हम सूबाई असम्बली को होते हैं, ये जनरल इलेक्शन है और इन जनरल इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदियां और नए सेंसस जरूरी हैं और नए इंतखाबी फहरिस्तों का बनना जरूरी है, क्योंकि ये अगले 5 साल के लिए इलेक्शन होंगे। अगर ये इलेक्शन अगली मुद्दत के लिए हो रहे हैं तो सुभान अल्लाह करा लें, अभी करा लें, कल करा लें इलेक्शन। अगर ये असम्बलियों को इलेक्शन कराने हैं अक्टूबर तक के लिए या सितंबर तक के लिए कराना है तो अभी करा लें, और अगर 5 साल के लिए कराना है तो फिर उसके लिए वो आईनी तकाजा मौजूद है। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट जाकर कोई फैसला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर जाते हैं, तो फिर रास्ता उसने निकालना है। ठीक है नजीर साहब, ये भी नजीर लुगारी साहब, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, IMF की जानिब से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी इमरान खान साहब का उन्होंने जिक्र किया है, जो खबरें आई हैं हमारे पास या मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें जब ये बात की गई है कि ये जो पैकेज है यानी IMF का जो पैकेज है ये पहला पैकेज है, इसके बाद मजीद जो है प्रोग्राम का आगाज होगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, एक तरफ तो ये खबरें भी गर्दिश की जा रही हैं, हमने इसकी भी मजम्मत की कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह किसी न किसी तरीके से घर भेजा गया, अब अगर इमरान खान साहब को नाअहल किया जाता है तो इस सारी सिचुएशन को, एक तरफ तो मुल्क में जिस तरह मुआशी बहरान है, एक अदम इस्तेहकाम है, सियासी तौर पर भी अगर ये सिचुएशन इख्तियार की जाती है कि इलेक्शन कमीशन का अचानक फैसला आता है, तो फिर आप इन हालात को कैसे आगे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो भी अदम इस्तेहकाम है, जो भी गैर यकीनी सूरत हाल है, उसका सबब इमरान खान साहब खुद हैं और उन्होंने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया और अब उसको बरकरार रखा हुआ है। ये उनका अपना वो है। दूसरी बात यह है कि जो IMF का शर्त है कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि ये IMF भी जानता है कि वो इन चीजों पर अमल नहीं करते हैं, जो खुद वादे करते हैं वादों से मुकर करते हैं। जो चीजें तय की IMF के साथ, फिर उसे इनहराफ किया और उन इनहराफ करने के बाद मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। फिर उनके जो है साबिक वजीर खजाना अपने वज़राए खजाना को हिदायत दे रहे हैं कि जनाब IMF के पास जाओ और कहो कि हम नहीं मानते हैं। तो जब अगर ये सारी सूरत हाल पैदा होती है तो मुल्क के अंदर जो भी सूरत हाल पैदा होगी उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान की होगी। और मुझे लगता है कि वो किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुझे सख्त खदशात हैं कि वो ऐसे एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिसका अल्टीमेट पाकिस्तान का नुकसान हो। और क्यों कर रहे हैं ये जाहिर है, उनके अपने सियासी अज़ाइम होंगे या उनके इस तरह के अज़ाइम होंगे जो उनको कहा गया होगा वो कर रहे होंगे। अच्छा नज़ीर लुगारी साहब, ये भी कहिएगा, कल जो PTI के तर्जुमान हैं उनसे लाहौर में उनकी मुलाकात हुई और ज़राए ये कहते हैं कि वहाँ पर जो डिस्कशन हुई उसमें एक बार फिर से इमरान खान साहब का यही कहना था कि मुझ पर कातिलाना हमला जो है उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 2 ऐसे लोग हैं, ये 2 ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ये टास्क दिया गया है, मेरे पास सबूत मौजूद है, उनको पैसे दे दिए गए हैं और मेरी जान को ख़तरा है। वो दोबारा से इसी बयानिए को कहेंगे या फिर इसी बात को बार बार हर जगह कोट कर रहे हैं। आप इस पर क्या समझते हैं कि अगर वो सबूतों की बात करें तो किस हद तक सदाकत है? नहीं, सबूतों की जो बात है, इस तरह के सबूत तो वो पहले भी बात करते रहे हैं। सबूत कुछ नहीं है। अभी भी ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक फलंदा है, जाएं ये कोर्ट में चले गए ना, वहां जाकर दें सबूत। अब तो उन्होंने नोटिस दिया है उनको और उसके बाद वो कोर्ट चले गए हैं, तो अब जाकर सबूत ले जाएं और कहें कि जी मुझे जरदारी साहब या कोई और जो है मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये मेरे सबूत हैं, जाकर उस पेश करते हैं। अगर इनके पास है कि पैसे लिए हैं, किसी ने इनके लिए कोई इनकी सुपारी ले लिया, तो जाकर उसको बताएं अदालत को, जाकर ये मेरा सबूत है और फुलां ने मेरी जान की इतनी कीमत लगाई है और अदा कर दी है, ये बताएं जाकर सबूत। इसमें कौन सी बात है, मेरे पास सबूत है, मैं पेश करूंगा। ये स्कैंडल बनाने का, ये इस तरह का पब्लिसिटी लेने का, ये अपने आप को सामने रखने के ये हथकंडे, ये फेल हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। ये इन हथकंडों की कोई हैसियत नहीं है। किसी को क्या पड़ी इमरान खान की जान लेने की। और
अभी भी बहुत सी चीजें मशकूक हैं। ये खुद इनके ऊपर जो हमला है वो अब तक मशकूक है कि वो कैसे हुआ, क्यों कर हुआ और कैसे हो सकता है। खुदा ना करे, मैं नहीं कहता हूँ कभी भी एक गोली चले तो गोली का रुख ये है कि ऊपर जाकर फिर वापस नीचे आए और वो जो आकर टांग में आकर लगे। ये चीजें अभी तक बहुत सी चीजें हैं जिन पर सवालात हैं और इनके जवाबात इनको देने होंगे। सर इसी मीटिंग में उन्होंने ये बात भी कोट की है कि अगर मुझे आर्मी की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से कोई पैगाम आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब तक जो है वो पॉलिसी बाजवा की ही चल रही है। इस बात पर भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है, जो कि तर्जुमानों से डिस्कशन की हुई। तो ये अब इंतज़ार भी कर रहे हैं इस चीज़ का कि हाँ जी वहाँ से कोई अगर राब्ते की पहल की जाती है तो फिर मैं उसको अनाउंस भी करूँगा, या फिर उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे? यही तो इनको तकलीफ है कि आर्मी ने समझ लिया है कि ये एक मुसीबत है जो गले में पाल ली गई थी। ये एक ऐसा मसला है कि जो गले में डालने के बाद बाजवा साहब ने इनके लिए सहूलतें की, बाजवा साहब ने इनको इख्तियार में लाया, बाजवा साहब ने इलेक्शन में धांधली करवाई, बाजवा साहब ने सीटें बांटी, बाजवा साहब ने इनके लिए जहाज चलवाए, इनके लिए आदमी उठवाए और लोगों को उठवाकर इनकी पार्टी में शामिल करवाया। अब बाजवा साहब जो है मुंह छुपाते फिर रहे हैं क्योंकि ये उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। तो अब ये उनके ऊपर हमलावर होने के नतीजे में अब कोई भी शख्स होगा तो क्या इनको इंतजार में लाने के लिए बेईमानी करेगा, धांधली करेगा, चोरी करेगा, जिस तरह से बाजवा साहब ने की। तो अगर कोई भी और उनके साथ कोई राब्ता करेगा, जाहिर है अगर 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 मौजूदा आर्मी चीफ या मौजूदा सिस्टम में कोई बंदा जाकर इनसे हाथ मिलाता है और इनकी बात करता है तो उसको पता है कि कल इसने क्या करना है, वो यही कुछ करेगा जो आज कर रहे हैं। तो ये है, उसके बावजूद नज़ीर लुगारी साहब, अगर हम देखें पाकिस्तान की अगर तारीख खंगाल के देखें तो किसी न किसी पार्टी को, किसी न जो भी पार्टियां आई, जो भी लीडरान आए, उनको कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट या पिंडी का जो है उनका साथ रहा है और तब जाके वो इख्तिदार की कुर्सी को उन्होंने चूमा है। आपसे जानना चाहेंगे सर, अब जो सिचुएशन है, यानी IMF की जानिब से एक मिनी बजट भी जो है पेश किया जाएगा, हुकूमत की जानिब से IMF की जो शराइत है वो भी मजीद सख्त हैं, 18% मजीद जो है GST बढ़ाने की भी जो तजवीज़ है वो उन्होंने पेश की है। इस सारी सिचुएशन में अगर इलेक्शन डिले भी किए जाते हैं, मान लीजिएगा PDM की ख्वाहिश है कि इलेक्शन को डिले किए जाएं, लेकिन अवाम की अदालत में जाना जो है इस वक्त कहीं ना कहीं खौफ में तो मुब्तला है। हम जब जाते हैं सवाल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि मामला जो है मजीद 1 साल तक और भी डिले हो। नहीं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान से कोई खौफजदा नहीं है, ये कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, ये हवा खड़ी की गई है और हवा खड़ी करने वाले वही सहूलतकार हैं जो माजी में सहूलतें करते रहे हैं। इनके कोई इस तरह से पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान के अवाम में। इनकी पॉपुलरिटी जाहिर हो गई, भाई कराची का ढोल बजा रहे थे कि हम बहुत मकबूल हैं, बहुत मकबूल हैं, और आपने देखा है कि कराची में क्या हशर हुआ इनका। इससे ज्यादा बुरा हशर जो है पंजाब में होगा और खैबर पख्तूनख्वा में होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है नज़ीर लुगारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डरना अगर चाहिए तो सिर्फ आवाम से इन सियासतदानों को डरना चाहिए कि आवाम की ताकत और उनका बयानिया जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं कि वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपको पता है थिंग्स आर मेस्ड अप सम टाइम, क्योंकि अभी हम जब ऑन एयर आते हैं तो ऑन एयर आने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइन अप करनी होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। यही एग्जांपल आपकी लाइफ की भी है कि कुछ चीज़ें आपको सॉर्टेड करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें एज इट इज़ आपको ड्राइव करनी पड़ती हैं, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, यू फील जस्ट हेल्पलेस सम टाइम। बट स्टार्ट योर डे विद दिस थॉट कि अगर चीज़ें मेस्ड अप भी हैं और चीज़ें ख़राब भी हैं तो ड्राइव द सेम वे, चीज़ें अपना वक्त लेती है और पीटी को जाती है। लेकिन हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज का ये सेगमेंट जो है बेसिकली इज अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन एज वेल। आपकी मुलाकात कराते हैं, खिज़र इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया पे एक वायरल खबर तो आपने देखी होगी, पाकिस्तान की एक ऐसी काविश जिसके बाद स्टूडेंट्स जो है और वो तबका खासतौर पर जो इंजीनियरिंग तबका है, जो काम करना चाहता है और जो पाकिस्तान की दरामदात को बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर पर्सपेक्टिव को या पोर्ट्रेशन को मजीद बेहतर करना चाहते हैं, तो खिज़र उन लोगों में से एक है। एक ऐसी गाड़ी बनाई है जिसका नाइट नाम रखा गया है। कितने साल लगे, कितनी मेहनत लगी और उनका फ्यूचर प्लान क्या है इस गाड़ी को लेकर, सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद गुड मॉर्निंग पब्लिक के सेट पर मौजूद है खिज़र। अस्सलाम वालेकुम खिज़र। वालेकुम सलाम। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, गुड टू सी यू। बताइएगा इस हवाले से कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस गाड़ी के हवाले से आपसे जानना चाहती हूँ कि पहले सोच क्या थी इसको बनाने के पीछे और फिर किस हद तक आप उस सोच में कामयाब हुए? इस गाड़ी को बनाने के पीछे द बिगेस्ट रीज़न वाज वी हैड टू आइडेंटिफाई अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि एक तो पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट और नो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड नंबर 2 अभी तक हम लोग उस सोशल लेवल डेवलपमेंट पर नहीं आए कि फीमेल्स बहुत आराम से गाड़ी को चला सके, बाइक को चला सके, सॉरी। तो हमने उसको भी किसी तरीके से केटर करना था सोशल प्रॉब्लम को, एंड थर्डली सो दैट स्मॉल फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड समथिंग in a very less price while maintaining the good looks.
ओके, दैट्स रियली गुड पॉइंट। लेकिन आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं, बनाते वक्त जो एक जॉनरा, जो एक स्पेसिफिकेशन आपके दिमाग में थी, यू हैव मीट दैट पॉइंट कि मैंने ये बनाना है और मैंने ये अचीव कर लिया है, और जो लोगों की अप्रिसिएशन आ रही है, जिन मसले मसाइल को आपने देख कर इलेक्ट्रिक कार बनाई है, क्या लोग भी उसको ही सेकंड करते हैं कि हाँ ये मसले तो जनबन थे भाई, इससे ये मसले हल हो जाएंगे? अभी तक ये कि अभी तक हम लोगों को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं काफ़ी, क्योंकि ना सिर्फ लोगों को उसके लुक्स और एस्थेटिक अपील अच्छी लग रही है, लोगों को उसकी इट्स फन टू ड्राइव, लोगों को उसकी ड्राइवेबिलिटी भी पसंद आ रही है बिकॉज द स्टीयरिंग व्हील इज़ वेरी सॉफ्ट, और उसके अलावा लोगों को उसकी इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्टेबिलिटी, मैन्युफैक्चरेबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी पसंद आ रही है। तो यस, हम लोगों ने एक जब बिकॉज आई एम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, हम लोगों ने फंक्शनैलिटी को, एस्थेटिक्स को, मैन्युफैक्चरेबिलिटी को, हमने तमाम चीज़ों को देखते हुए एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के साथ चलना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लेवल्स पर पूरा उतरा है जो हमने इनिशियली प्लान किया था। अच्छा, मैन्युफैक्चरर्स को पसंद आ रही है ये बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन देखें हमने ऐसी बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे दी हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग आए हैं जो इस तरह की इन्वेंशंस करते रहते हैं, बट द क्वेश्चन मार्क इज इसका फ्यूचर क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है? अगर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें या फिर इन्वेस्टर्स की बात करें, तो लोग उस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस पर आप समझते हैं कि बिजनेस या ये चीज़ आगे जाके एक्सपैंड हो जाएगी। तो ये आप इसका फ्यूचर इस हवाले से क्या देखते हैं? क्या पाकिस्तान में अगर इस तरह के स्टूडेंट्स की बात की जाए, मैं एग्जांपल दूंगी अफगानिस्तान की उस कार का माड़ा 9 ना, वो आप देखिए तो 5 साल लगे, वो एक इंजीनियर है जिसका नाम मेरे ख्याल से रज़ा मोहम्मदी है, और Yes. 5 साल तक 20 साल तक आप देखिए तालिबान को देखिए तो वो जंग की सूरत में रहे हैं, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर वो केसन इंस्टीट्यूट है जिसने मिलकर ये गाड़ी बनाई है। लेकिन अब वो कहते हैं कि हम बरामदात के जरिए इस गाड़ी को बेच के, जो कि कतर एग्जीबिशन भी रखने वाले हैं वो, तो उससे बरामदात में अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। तो हमारा ये टारगेट भी होना चाहिए कि हमारे भी लोग इसको सपोर्ट करें ताकि हम भी इस चीज़ में आगे आ सके। तो आप इसका मुस्तकबिल इस हवाले से क्या देखते हैं, टू लॉन्च इट प्रॉपरली एट द लास्ट? अच्छा, ऐसा है, करंटली तो ये बिल्कुल फर्स्ट प्रोटोटाइप था, और ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था एक तरह से। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ 6 मंथ्स। हम लोगों ने 6 मंथ्स के अंदर इसको सरंजाम दिए। हाउएवर इफ़ गिवन हम लोगों को 5 साल का, या अगर हम लोगों को 2 साल का भी अगर हम लोगों को डेवलपमेंट पीरियड मिलता है, तो उसके अंदर वी कैन इम्प्रूव इट ड्रास्टिकली, बिकॉज एग्जैक्टली इसके अंदर आप लगा लें, इसके अंदर अभी हम लोगों ने बेटर बैटरी इंस्टॉल करनी, वी हैव टू इंस्टॉल अ मोर पावरफुल मोटर, हमने सीटिंग और ज़्यादा कंफर्टेबल करनी है और स्पेस ऐड करनी है, फ्रंट साइड पे स्टोरेज देना है, हमने एक नया एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं इसके लिए, विच कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, और वो अंदर एयर कूलिंग भी दे। तो अगर हम अफगानिस्तान वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो 5 years in the development of a car, right? बहुत बड़ा लंबा अरसा है इस पे वो काम it's a very, I mean, जब आप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, एवरेज इतनी देर लगती है। हाउएवर जो मार्केट नीश है वो बहुत अलग है। हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं एक लो इनकम एरिया को, ठीक है, while that is prone to be a super car. तो उसके लिए हम लोग क्योंकि मैसेज को करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने जो फाइनल प्राइसेस की रखी हुई है, तो हमारा एंड गोल टारगेट है दैट इज़ कि हम 8 लाख के अंदर आप लोगों को ऐसी गाड़ी प्रोवाइड करें जिसके अंदर आप सामान भी स्टोर कर सकते हैं, 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका कम हो, मेहरान से कम हो एटलीस्ट, और आपको फ्यूल की जरूरत ना हो। इफ यू टॉकिंग अबाउट द लुक्स ना, आपने 6 महीने में ये काम किया, लेकिन जो मॉडिफिकेशन की बात अभी कर रहे हैं वो चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाएंगी, तो 2 से 3 साल के अरसे में वी कैन बिल्ड दिस काइंड ऑफ थिंग जो कि हम भी इंटरनेशनली उसको प्रेजेंट कर सके, जो पाकिस्तान की ज़र मुबादला में कोई हमें हेल्प कर सके, हमारी माशी सूरत हाल को थोड़ा बेहतर कर सके। बिकॉज आप जैसे बच्चे जो टैलेंटेड है, जो इस पर काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं काम, लेकिन अब आप मुझे बताएं मार्केट वैल्यू। अब अगर इसको हमने एज इट इज़ मार्केट में लेके जाना है, हमने इसको मार्केट करना है, हमने इसको बेचना है, हमने इसको स्टार्ट करना है, तो इट्स अ फुल अपनी पूरी कंडीशन में है टू सेल इट आउट। अभी करंटली एज अ सेट सिंस इट इज़ अ प्रोटोटाइप, हम लोगों ने ऑलमोस्ट, अगर हम लोग इसके ऊपर 1 ईयर, हम लोग 1.5 ईयर इसके ऊपर लगाते हैं, तो देर इज़ अ हाई चांस कि हम लोग इसको प्रोडक्शन में लेकर आ सकते हैं। देखें, जब आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन में लेकर आते हैं, चाहे कि वो गाड़ी हो, चाहे कोई चाय का कप क्यों ना हो, द थिंग इज इफ इट इज़ अ न्यू आइडिया, it requires research and development. Research and development requires funding. ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को मेरे 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर टेक्नोक्राफ्ट्स ने स्पॉन्सर किया था, और साथ डॉट्स डिज़ाइन स्टूडियो ने विजुअलाइजेशन में हेल्प की थी। बट दीज आर जस्ट 2 हेल्पिंग हैंड्स, राइट? अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं, आपको प्रेस मोल्डिंग मशीन्स चाहिए, ठीक है, आपको एक बहुत ज़्यादा हाई कैपिटल चाहिए। सो इफ़ यू कैन डू दैट, ठीक है, इफ़ यू कैन, अभी हम लोगों के पास 1-2 इन्वेस्टर्स और हैं हु आर इंटरेस्टेड, we're in discussions. However, honestly speaking, very bluntly speaking,
वी नीड मोर पीपल। और जब हम लोग इसको उसकी तरफ लेकर जाते हैं, एक जितनी ज़्यादा फंडिंग कर सकते हैं ना, उतना ज़्यादा आपका प्रिसाइज एट द एंड ज़्यादा यूनिफॉर्म प्रोडक्ट निकलेगा। एग्जांपल नहीं है, इतना गुड़ डाले उतना मीठा होता है। एग्जैक्टली जितना गुड़ उतना मौजूद है इस्लामाबाद से। हमीद भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी हमीद, ओवर टू यू। जी जी खिज़र, अगर हम देखें, आपने बात की गाड़ियों के हवाले से, हमने बहुत सारे ऐसे ममालिक देखे हैं जहाँ पे आज अगर हम देखें, यानी पड़ोस में अगर हम देखें और यहाँ पे देखें जो प्राइस है, यानी आप सुजुकी से लेते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में वो अब आम आदमी के पहुंच से भी दूर होती चली जा रही है। यानी अगर हम 800 सीसी की बात करें, 600 650 सीसी की बात करें, तो हालात जो है इस किस्म से हैं। लेकिन आपने एक नया डिज़ाइन बनाया। एक तो अगर आपके इस कार की डिज़ाइनिंग को अगर हम देखें तो बड़ा मुख्तलिफ है। कहाँ से कैसा आपको ये ख्याल आया कि हमने डिज़ाइन करना है तो इस किस्म का करना है? बहुत सारी स्पोर्ट्स कार आई हैं, बहुत सारी ऐसी कार्स आई हैं, लेकिन वो हल्की फुल्की कुछ मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये काफ़ी हमें मुख्तलिफ ये डिज़ाइन नज़र आता है। और दूसरी बात आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम आप जैसे नौजवान, क्योंकि आपसे बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलते होंगे जिसमें आप ये काबिलियत देखते हैं कि कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री को हम खड़ा कर सकते हैं, तो अगर कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से या आपने जिस तरह कहा कि स्पॉन्सर अगर मिलते हैं तो इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में कितना टाइम लग सकता है? जिस तरह हिंदुस्तान ने अपनी इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया, बांग्लादेश ने कर दिया है, दीगर ममालिक ने भी कर दिया है। अच्छा, हम लोगों को अगर इसको इंडस्ट्री में खड़ा करना है, ना सिर्फ हमें फंडिंग चाहिए, वी नीड अ गुड टीम, और एक अच्छी टीम के साथ आप लोग, बिकॉज ये मेरा एक इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट था, आई डिड इट अलोन ओवर द कोर्स ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन ये है कि अगर इफ़ आई फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, उनके साथ में एक टीम बनाता हूँ और एक विजन के साथ तमाम लोग चल रहे हैं, तो इसको डेफिनेटली बिल्कुल खड़ा किया जा सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर आप इंडिया की को कंसिडर कर लें, इंडिया का ब्रांड है टाटा, एंड टाटा प्रोड्यूसेस लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स, और आई थिंक टाटा एज अ होल, एज अ कॉन्ग्लोमरेट, इट प्लेज अ बिग रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और हम लोगों को मतलब हम लोग यूजुअली डिस्कोर्सेस देखते हैं अबाउट अगेंस्ट इंडिया, आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज तो अगर हम उनसे देखें तो पाकिस्तान के अंदर इशू ये कि हमेशा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग अगर आपकी इधर स्टार्ट हो जाती है, आप एक ऑटोमोटिव प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आप उसकी एक्सपोर्ट्स करें, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑलरेडी लो ऑन एक्सपोर्ट्स, इट विल इम्प्रूव द इकोनॉमी डेफिनेटली। और जहाँ तक डिज़ाइन की बात है, हमने इसके अंदर रखे हैं 3 व्हील्स, जिस वजह से इसकी एक अपील और लुक बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोगों को नज़र आती है, और उसकी वजह ये थी कि उससे हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एसेंशियली बहुत कम हो जाता है। अच्छा ठीक है, खैर ये भी बताएं कि ऑब्वियसली एज ए इंडिविजुअल आपने इसको किया है, और ना आप ही समझे कि सेल्फ फाइनेंस भी इसमें आपका ऑब्वियसली अच्छा खासा हुआ होगा, लेकिन जिन 2 इदारों की आपने बात की वो तो एफिलिएट थे आपके साथ। अब जो मजीद इन्वेस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, तो उनको ऑन बोर्ड ला के मजीद आपका क्या प्लान है इस हवाले से, टू कीप दैट थिंग, जो कि अब आपको पता है सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो जाती है, तो उसको दिन लगते हैं ज़्यादा मजीद ना कामयाब होने में। अब बैटमैन का नाम भी दिया गया आपकी इस गाड़ी को, इट सीम्स टू बी लाइक बैटमैन मे बी, तो आपको मजीद अब क्या प्लान है इस हवाले से कि टू कीप दैट इन्वेस्टर ऑन बोर्ड, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे इसके? अच्छा, अभी करंटली जो हम लोगों का आगे का प्लान है दैट इज़ कि फ़िलहाल तो हमने इसको इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा सॉल्व करनी है। ओके, वो भी प्रॉब्लम्स क्या है वैसे? अभी करंटली फॉर एग्जांपल वी हैव सम प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग सम ऑफ द बैटरीज, ठीक है, बिकॉज हम लिथियम आयन यूज़ करें, इट्स वेरी हार्ड टू वर्क विद देम, बिकॉज यहाँ पर उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। यहाँ पर ओपन डोर ही रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ओपन डोर गाड़ी रखने का कोई फायदा नहीं है ऑनेस्टली, ना स्पोर्ट्स ना वैसे। एग्जैक्टली, बिकॉज देखें हमने अगर डोर्स ऐड करने थे तो उसके लिए हमें इंजीनियर से कहते हैं, मैं प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ, देयर इज ओनली सो मच आई कैन डू, ठीक है, एग्जैक्टली। उसके बाद मुझे एक इंजीनियर की जरूरत है हु विल क्रिएट द फिटिंग्स एंड द होल मैकेनिज्म, जो कि एक डोर लगेगा। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने प्रोडक्शन का जो इसका बेस वेरिएंट है उसके अंदर भी डोर्स होंगे। फिर आगे चलने की जहाँ तक बात है, अभी करंटली ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर इन द टॉक्स विद इन्वेस्टर्स, वी डोंट हैव देम, ठीक है, एंड एज आई सेड कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इन्वेस्टर्स उठाते हैं दैट इज कि अच्छा ठीक है हम आगे लेके द रिस्क फैक्टर, ठीक है, एंड जब जहाँ पर रिस्क फैक्टर आ जाता है एक पुअर इकोनॉमी के अंदर, वहाँ पर इन्वेस्टर्स चाहे आपका बहुत अच्छा आइडिया हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम ऑन बोर्ड। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो सोचते हैं कि इसका लॉन्ग रन में क्या इसका हमें फायदा होगा, तो इन्वेस्टर्स जो इस वक्त विलिंग हैं उनके कंसर्न्स क्या हैं? उनके कंसर्न सबसे बड़े ये हैं, दे हैव ओनली वन कंसर्न, व्हाट?
ये आगे जाके चलेगी कि नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं yes, होगा। हम इसको 3 से 4 पहियों पे कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बिल्कुल कहता हूँ जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको बजट आराम से 2 लाख ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ऑन बोथ साइड्स, राइट। और आपको डिजाइन भी पूरा, फिर मैं दोबारा से आई विल गो बैक टू द स्केचिंग बोर्ड, ठीक है, मैं दोबारा से डिजाइन बना, एग्जैक्टली, क्योंकि ये डिजाइन मैंने 3 व्हील्स के ऊपर बनाया था, बिकॉज 3 व्हील्स वाज द रिक्वायरमेंट टू गेट इट मेड, ठीक है। अक्सर दफा लोग इसको बल्कि एक ओवर ग्लोरिफाइड रिक्शा भी कहते हैं। जब मैंने खबर सुनी थी ना और मैंने खबर देखी थी तो उन्होंने यही कहा था कि इट सीम्स टू बी लाइक अ वेरी मॉडर्न एंड 3D काइंड ऑफ ना रिक्शा। तो ये भी हो सकता है अगर हम उसको रिप्लेस भी कर दें जो आजकल रिक्शे मिल रहे हैं, तो उससे शायद हमारा, मुझे तो पता नहीं क्यों फ्रॉम नोवेयर इस सड़क पे चलने वाले इन रिक्शा से इतना अजीबो गरीब सा डर लगता है ना, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता मेरा फिर। अच्छा जी हरमीत, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी इफ्तिखार, अगर हम देखें आपने इलेक्ट्रिक कार का, जाहिर बात है पूरी दुनिया में अब ये दौर आ चुका है, अगर हम देखें तो माहौलियात के हवाले से भी ये एक बेहतर इक़दाम तो है, लेकिन अगर हम स्टेशंस की बात करें इस्लामाबाद में, मुझे तो याद है कि वो भी मैंने रिपोर्ट बनाई थी तो मैं गया था, एक ही यहाँ पे है G6 में एक बना हुआ है, एक चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन ये चीज़ जो है कहीं अगर इन्वेस्टर आता है तो वो इसको भी देखता है कि अगर आने वाला जो हमारे मुल्क की अगर बात करें, मुख्तलिफ शहरों की बात करें, तो इस पे भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन नहीं है, कहीं अगर आपने कहीं दूर सफ़र करना है तो ये इन चीज़ों को भी तो आपने मद्देनज़र रखना होगा, और अगर आगे जो इन्वेस्टर है वो भी तो कहीं ना कहीं यही सोचता होगा। हम लोगों ने ये मसला बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिए। आप लोग अपने घर के ऊपर जैसे फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह का इसका स्विच आप इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं। अच्छा, गुड, That's really good, that's really good। अच्छा, मॉडिफिकेशन जब करने का प्लान कर रहे हैं तो इसका इस हवाले से स्विच करने का भी प्लान है या इसको इलेक्ट्रिक कार ही रखेंगे? हमारा मेजरली यही कि हमने इसको इलेक्ट्रिक कार रखना है। हम लोग इनिशियली इस स्कर्मिश के अंदर थे कि हम लोग इसको 200 सीसी इंजन बैक साइड पर देते हैं, लेकिन अगेन इट डज नॉट सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड चल चुका है, इट हैज स्टार्टेड, ठीक है। पाकिस्तान इज अ ट्रेंड फॉलोअर, इट्स नॉट अ ट्रेंड सेटर, ठीक है। एंड व्हेन इट इज अ ट्रेंड फॉलोअर, इट इज आल्सो नॉट वेरी फास्ट एट फॉलोइंग स्पेशली द टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स। तो हम इसके थ्रू ये करना चाह रहे हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर भी एक ईवी का ट्रेंड फौरी तौर पे चलना शुरू हो जाए। अब देखें, आपने खुद बताया कि G6 के अंदर एक चार्जिंग स्टेशन था, राइट? तो क्योंकि वहां पर एक है, तो कब वो वाला टाइम आएगा कि और बनेंगे? अच्छा, आपको खिज़र एक बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। हम स्विच तब तक नहीं करते ना, बीइंग आम, मतलब वो आम लेमैन की आप एग्जांपल ले लें, वो स्विच इसलिए नहीं करता बिकॉज वो फैसिलिटेशन इस तरह से अवेलेबल नहीं है। अगर कोई स्विच करना भी चाहे तो जब मार्केट में उसकी सहूलियात ही मुयसर नहीं होंगी तो कोई कैसे स्विच करेगा, वो तो फिर मसला ही बन जाएगा ना आपके लिए। जैसे चार्जिंग स्टेशन का है, मेरे ख्याल से मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रही थी तो पूरे मोटरवे पे एक ही ऐसा स्टेशन था या स्टे था जहाँ पर ये चार्जिंग के लिए कुछ अवेलेबल था, वो भी बिल्कुल नया बना है अभी। तो लोगों को स्विच कराने के लिए इन टेक्निकलिटीज़ को आपने कीप इन माइंड रखा होगा कि लोगों को स्विच कराने के लिए उन्हें कन्विंस भी करना पड़ता है। तो वो कन्विंस आपको लगता है कि हमारी वाम हो जाएगी इससे, या कब तक हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखें जो इलेक्ट्रिक बैटरीज ग्लोबली दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट, इम्प्रूव हो रही हैं डे बाय डे। अभी पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वायरल एक ईवी व्हीकल है, दैट इज़ द ऑडी ई-ट्रॉन। तो अगर आप उसको देखते हैं तो उसकी 500 to 450 किलोमीटर्स की रेंज है उसकी। और अभी कुछ अरसा पहले एक न्यूज़ ही चली थी कि वो मोटरवे पे बंद हो गई थी और फिर वो बंदा उसको ट्रक पे लोड करवा कर आगे लेकर गया था। एग्जैक्टली, बहुत वायरल हुई थी खबर। और उसके बाद लोगों ने कहा था नहीं, फेल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो टारगेट ऑडियंस था, जो मेरी टारगेट मार्केट थी, सॉरी, इसके लिए वो ये थी कि इट्स फॉर ड्राइविंग इनसाइड द सिटी। उसके लिए हमने सर्वे कंडक्ट किया जिसके अंदर एटलीस्ट आई गॉट माई आंसर्स फ्रॉम 500 पीपल, और वो ये था कि एवरेज उनकी ड्राइविंग 70-80 किलोमीटर्स थी। तो एक बंदा जिसने रोज ऑफिस जाना है वहां से वापस आना है, एक बंदा जिसने मार्केट जाना है वापस आना है, वो सारा दिन यूज करके रात को चार्जिंग पे लगा सकता है। अभी बजट फ्रेंडली भी है। एग्जैक्टली फ्रेंडली भी। अच्छा, जब आप बना रहे थे मेकिंग प्रोसीजर में सारे, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में टीचर्स और आपकी हमने रिसर्च भी बहुत की होगी, तो ज़्यादा इनकरेजमेंट एक इंजीनियर को या एक बंदा जो इस पर काम करना चाहता है मॉडिफिकेशन पर, क्या ज़्यादा ज़रूरत होती है? टीचर्स ने इस हवाले से रिसर्च भी की आपके साथ, आपको इनकरेज भी किया, व्हाट एल्स जिसने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प की है इस चीज़ में टू डू दिस, टू मेक इट पॉसिबल? अच्छा, आई वुड लाइक टू मेंशन 4 पीपल इन दिस। देयर इज डॉक्टर मजहर हु इज आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। ही इज वेरी मच इनटू ऑटोमोटिव डिज़ाइन एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर।
डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हेल्प मी अ लॉट, एंड देयर इज सर रेहान अहमद रेहान फ्रॉम टेक्नोक्राफ्ट्स। उन्होंने इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इन चेसी डिज़ाइन देयर इज सर फारूक हु आल्सो हेल्प डेवलप द नस्ट फार्मूला कार, और उनके साथ हम लोगों ने चैसी को उसकी रीइंफोर्समेंट, उसके प्रेशर पॉइंट्स, ये वाली सारी चीज़ें हैंडल की थी। एंड फाइनली देयर इज माय पेरेंट्स एंड अमारा हु हेल्प्ड मी आउट, और यकीन करें you so much yes to make it possible in this point. Yes, So yes. Khizr, congratulations from Good Morning Public और बेस्ट ऑफ लक कि आप इस पर मजीद जो सोचते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी बदहाली की वजह से हर फील्ड बुरी तरह मुतासर है। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उस ऐलान की जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जानिब से किया गया है। अगले हफ्ते या एक हफ्ते तक तमाम दवासाज कंपनीज़ जो है उन्होंने प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान किया है। क्यों? क्योंकि हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि खाम माल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो इस्तेमाल करती है कराची पोर्ट पर अब भी वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। अब मसले मसाइल जो हैं वो बहुत सारे हैं। इसमें डॉलर को भी कंसीडर किया जा सकता है, बढ़ती महंगाई को भी कंसीडर किया जा सकता है, खाम माल की अदम दस्तयाबी को भी इसकी वजह कहा जा सकता है। और वहाँ पर मौजूद जो माल है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखना होता है। वो ना होने की वजह से अब वो जो माल निकाला जाएगा उसकी क्या सूरत हाल होगी, ये एक अलग मसला है। खैर इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस ऐलान पर बात करते हैं कि अगर दवासाज कंपनीज़ ने प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान किया है तो उनका क्या प्लान है। इस हवाले से इसी पर हम बात करेंगे। फारूक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि वो इस्लामाबाद में हरमीत के साथ है, PPMA के सेंट्रल चेयरमैन है। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं और ओवर टू यू हरमीत। थैंक यू। जी बिल्कुल, सोहाब ने दुरुस्त फरमाया कि बहरान पे बहरान खड़ा है। और अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, खासकर हेल्थ की बात करें, तो ये बुनियादी ज़रूरियात में आता है। अगर रोटी के बाद मैं समझता हूँ कि अगर दूसरी ज़रूरियात है तो वो हेल्थ की होती है। अगर आप बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी बदौलत आपको मेडिसिन या बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसी मेडिसिन की जिसकी बदौलत आपकी ज़िंदगी जो है आप बचती या आप सर्वाइव करते हैं, तो अब ये बहरान भी बढ़ता जा रहा है। आपने दुरुस्त फरमाया। फारूक साहब हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया सर। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बहरान, इससे पहले भी हमने देखा कि हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी गई थी, जी बिल्कुल, फिर वजारत सेहत जो है उनको भी लेटर लिखा गया था। क्या बना इस मामले का? क्यों ये उसी तरह संजीदगी से मामलात को नहीं ले रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस पर्टेनिंग इशू ऑफ द नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट, एंड सेकेंडली तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज, यू हैव डन योर थॉरो रिसर्च। अच्छा सर, इसमें इस तरह है कि पहले तो हमारे एलसीज का इशू था लास्ट 6 मंथ्स है। हमारी जो सप्लाई चेन है बड़ी डिस्टर्ब हुई थी फॉर द फैक्ट अगेन एवरीबडी नोज कि हमारे फॉरेन से डिप्लीट हो रहे थे, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने मना किया था। अच्छा, ये मसला थोड़ा स्लगिशली हल हो ही रहा था, वी वर नेगोशिएटिंग विद स्टेट बैंक एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट नाउ द प्रॉब्लम है इसकी जो डॉलर डिस्पैरिटी हुई है, जिस तरह रुपी डिवैल्यूएट हुआ है और जिस परसेंटेज पे हुआ है, और हाइपर इन्फ्लेशन जिस कंट्री में एग्जिस्ट करती है, इस वजह से हम मजबूर हैं कि हम अपनी प्राइसेस बनाएं। और अगर वो प्राइसेस नहीं बढ़ाते तो अनफॉर्चुनेटली मुझे एज एसोसिएशन चेयरमैन ऑलमोस्ट 40 से ज़ायद कंपनियों ने लेटर इरसाल किए हैं एंड सेंडिंग टू द गवर्नमेंट एज वेल कि जी अगर ये मसला हल नहीं हुआ, इफ यू डोंट लुक टुवर्ड्स अ प्राइसिंग इशू, देन इवेंचुअली वी हैव टू गो टुवर्ड्स शट डाउन। यकीनन अगर ये शट डाउन की तरफ जाता है, क्योंकि आपने जो मसाइल सामने रखे हैं, मसाइल बिल्कुल जेन्युइन है, और अगर ये शट डाउन की तरफ ये सारी चीज़ें क्लोज होती हैं तो नुकसान कितना होगा? सरकारी हॉस्पिटल में जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से इलाज करवाते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? और अगर ऐसे में अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अगर ये बंद हो जाती हैं ये फैक्ट्री तमाम तर, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस जो मार्केट में अगर मेडिसिन बचते हैं तो उसकी प्राइस कितनी बढ़ जाएगी? अच्छा सर, आपने 3 पॉइंट का जिक्र किया। पहला पॉइंट तो हम ले लेते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के, नुकसान क्या है। अच्छा, अगर हमारी तरफ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल नुकसान फार्मास्यूटिकल क्या है, हमारा तो हमेशा यही रहता है मोटिव कि हम 24 घंटे 30 दिन फैक्ट्री चलाएं, नॉट जस्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू बट टू मेंटेन अ स्मूथ एंड हेल्दी सप्लाई लाइन टुवर्ड्स द मेडिकल इंस्टीट्यूट या हेल्थ सेक्टर, जिसमें अगर हम नहीं करते हैं तो नेचुरली हमें पेनल्टीज लगती है, फाइनेंशियल लॉसेज होती हैं। अच्छा। और अगर हम फैक्ट्री बंद करते हैं तो एक फिक्स कॉस्ट चीज होती है, यू हैव टू पे द फिक्स कॉस्ट रिगार्डलेस यू आर इन प्रोडक्शन और नॉट। तो इट्स अ हैवी लॉस फॉर अस, हम कोई सेल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और हम सिर्फ वो कॉस्ट ही बेयर कर रहे होंगे। अच्छा, सेकेंडली ये पब्लिक इंटरेस्ट लार्ज जो है, इसमें ऑफ कोर्स अगर शॉर्टेज होती है नेचुरली मेडिसिन शॉर्ट होंगी, और जैसे आपने जिक्र किया ब्लैक मार्केटिंग होगी। अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में ये चीज़ एक एग्जिस्ट करती है जिसमें ये सिर्फ वीट पे, शुगर पे,
मुर्गी पे, हर चीज पे ये होर्डिंग शुरू हो जाती है, जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है। मेडिसिन का भी यही हाल है, जो हमारी फैक्ट्री से मेडिसिन जा चुकी होती है मार्केट में, ऑफ कोर्स व्हेन दे से कि ये शॉर्टेज आने लगी है, वो उसकी जखीरा अंदोजी करना शुरू करते हैं नेचुरली, और जो 100 रुपए की चीज है वो 500-600 में बिक रही होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा इस पे सबसे बेसिक मकसद है, ये सिंपल सप्लाई एंड डिमांड की बात है कि अगर सप्लाई आप मेंटेन रखेंगे तो इवेंचुअली सप्लाई विल सरपास डिमांड एंड इवेंचुअली द प्राइसेस विल कम डाउन। लेकिन अगर आप सप्लाई को चोक कर देंगे फॉर एनी अदर रीजन, नेचुरली सप्लाई कम होगी तो नेचुरली द प्राइसेस विल गो अप, एंड दिस इज अ फिनोमेनन एग्जिस्टिंग एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, अब जो ये खाम माल की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि अगर ये खाम माल आ जाता है मुल्क में, जिस तरह हम मुख्तलिफ बंदरगाहों में 3.5 अरब 4 अरब डॉलर का माल पड़ा हुआ है कराची के बंदरगाह पे, अगर ये आ जाता है, मेडिसिन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या ये मामला जो है, जो प्राइस की अब बात आती है, एक तरफ तो अगर ये माल आता है, दूसरी जानब आप लोगों का ये गिला भी है कि जो बिजली है, दीगर चीज़ें हैं, उसकी प्राइस भी बढ़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो मेडिसिन है, हमने पैनाडोल को देखा, वो पहले मार्केट से गायब हो गई, फिर जब आई तो उसकी प्राइस जो है 3 गुना आपने देखी, सबने देखी, वो ज़्यादा हो गई, तो क्या आपको लगता है अगर ये एलसीज खुल जाती है, ये माल भी आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग प्राइस बढ़ाने पे तुले हैं, प्राइस बढ़ेगी इसकी या कीमतें बरकरार रहेंगी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने पैनाडोल का जिक्र किया है, इसमें वाज़ेह कर दूं, पैनाडोल सिर्फ ऑलमोस्ट इफ आई एम करेक्ट 50 पैसे बढ़ी है। अगेन मैं बता दूं 50 पैसे मार्केट में सर आपको अगेन मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले इसका बयान किया कि जखीरा अंदोजी होती है, तो मेरी जनरल पब्लिक एट लार्ज से रिक्वेस्ट भी यही, और ऑफ कोर्स आपके तवज्जो से मैं आगे मैसेज दूं, जो MRP आपके डब्बे पे लिखी है या उस ब्लिस्टर पैक पे लिखी है, वही MRP आपको देनी चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट। अनफॉर्चुनेटली लोग मजबूर होते हैं, और ये ऐसी चीज है कि हेल्थ से कंसर्न है, तो ऑफ कोर्स पीपल आर विलिंग टू पे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट जी। और सेकेंडली सर, हम तुले नहीं हुए प्राइस बढ़ाने के लिए, हम तो सिर्फ पिलर टू पोस्ट रन कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अच्छा, और इस चीज का जामिन ये चीज है कि पिछले गुज़िश्ता हाल ही में आपने देखा होगा 4 से ज़ायद मल्टीनेशनल अपने ऑपरेशंस रैप अप करके जा चुकी हैं। उनका रीजन भी यही कि एक स्ट्रिंजेंट प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। अब नेचुरली सर, अब हर यूटिलिटी के हमारे एम्प्लॉइज भी हैं, वो भी रोटी कपड़ा ही खाते हैं, वो भी रोटी खाते हैं, नेचुरली उनकी इंक्रीमेंट करनी है, नेचुरली पूरा सेक्टर चलाना है हमने, और हम जिस तरह चैरिटी करते हैं हमने वो भी देना है। तो इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू अस दैट इफ वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, we're not able to produce a financial value or a medical value, then of course we have to go to shut down. अच्छा फारूक साहब, आपने जो जिक्र किया, यानी हमने देखा, मुझे याद है कराची में मैं रहा हूँ और आप तो कराची से हैं, तो वहाँ पे हमें याद है कि जो इंडस्ट्री थी, यानी हम उस तरफ थोड़े जाते हैं कि कपड़े की बात करें या दीगर जीन्स या दीगर चीज़ों की बात करें, तो फिर कहीं ऐसे हालात पैदा किए गए, कहीं ना कहीं भत्तों का मामला हो, कहीं ना कहीं बहरान एनर्जी का भी था, मामला सारा बांग्लादेश शिफ्ट हुआ। खुदा न खास्ता ये जो सिचुएशन है, आपको इस हालात में, आपने 4 कंपनीज की बात की कि 2-3 से 4 कंपनी जो है वो पहले से यहाँ से निकल चुकी हैं, जा चुकी हैं, तो ऐसे में नुकसान, मुल्क का कितना नुकसान होगा अगर हम अहमद ने इस तरफ तवज्जो ना दिलाई तो? सर, ये इस तरह है कि 780 अरब की मेडिसिन बिकती है पाकिस्तान में जी, रुपयों की। अगर आप ये इंपोर्ट पे जाते हैं तो इट विल इंक्रीज 3 टाइम्स। मैं अगेन बता दूं कि इट विल इंक्रीज 3 टाइम्स। ये लगभग आपके 2000 अरब क्रॉस कर जाएगी। द रीजन बीइंग कि वहाँ की जो प्राइसें हमसे कहीं ज्यादा हैं, और मोर ओवर जो डॉलर की रेट है आजकल, उसके हिसाब से चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपोर्ट बिल हमारा है नहीं, और अगर इंपोर्ट की तरफ जाते हैं, नेचुरली इवेंचुअली जो भी कंपनी होगी वो हमें ही लाइसेंस देगी टू सेल दोज मेडिसिन, फॉर विच वी विल बेनिफिट, प्रॉफिटिंग वाइज हमें कोई अनसर्टेनिटी होगी। बट येट अगेन, इस इंडस्ट्री को हमने बचाना है, इस इंडस्ट्री को हमने लेके चलना है, कि उससे काफी लाइट इंडस्ट्री इससे मुस्तक है, और मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर इससे बहुत डिपेंडेंट है इस पे। तो वी नीड टू ग्रो दिस, ऑफ कोर्स एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू हैव अ फाइनेंशियल बेनिफिशन। Of course, if I'm making money, then I have more length of finance to actually help subsidize further away, which we are all doing in many charity forms or many other organizations जो हमारे मेंबर हज़रात चला रहे हैं। अच्छा फारूक साहब, ये भी बताइएगा कि अब देखिए इस सारी सिचुएशन में आपने कहा कि हम नहीं चाहते कि एक दिन के लिए भी, बल्कि हफ्तों महीनों की बात नहीं कर रहे, कुछ भी शट डाउन हो, उसमें आपका भी नुकसान है, आम आवाम भी परेशान होगी, पीछे से सर्कल साइकिल हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। ये पर्सनली आप लोग नहीं चाहते और इंटेंशनली ये नहीं किया जा रहा, लेकिन हम इस पर पहले भी कई दफ़ा शो कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली इस तमाम मसले के हल के लिए आप लोगों ने कंसर्न डिपार्टमेंट से बातचीत की होगी, निगोशिएशन तक बात पहुँची होगी, मुज़ाकरात तक, या मसले को हल करने के लिए। अब ये मामलात
कहाँ तक पहुँचे और कहाँ ये भी जा रहा है, हमारे ज़रा ये भी कहते हैं कि अंदरूनी चपकलिश भी है बहुत सारे लोगों के बीच। मैं डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये चीज़ बहुत पॉज की सी सिचुएशन में आई हुई है। इस हवाले से आप क्या रिव्यू करना चाहते हैं कि ये बाजुकात इतना बड़ा डैमेज जो है वो चंद लोगों की वजह से भी हो जाता है, उनकी हठधर्मी की वजह से भी हो जाता है? अच्छा मैडम, जिस तरह सर ने फरमाया कि ये कोर्ट में केस पड़ा हुआ है 6 महीने से, हमारे हार्डशिप केस होते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग पॉलिसी 2018 और हम जब ये इंक्रीमेंट मांग रहे हैं हम प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के तहत ही मांग रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और बाकी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर बनाई थी, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर के लोग थे और सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ वाज इन्वॉल्व। उस सेक्शन 12 के अंडर ही हम प्राइसिंग इंक्रीमेंट मांग रहे हैं। अच्छा, ये जो हार्डशिप केसेस हमने अप्लाई किए, अनफॉर्चुनेटली हर चीज यहाँ पॉलिटिसाइज हो जाती है और वो गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल एवेन्यू लेके उसको कंट्रोल करना चाहती है। तो दैट्स द रीजन आपकी सप्लाई और ये जो आपकी मेडिसिन की प्राइसेस है चोकअप हो रही हैं। अगर ये कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहती 1% 2% जिस तरह कॉस्ट लागू होती रहती, आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरह आपने डॉलर में देखा, जैसे ही फ्री फ्लोट हुआ 229 रुपए से वो 280 रुपए का आज खुला है। तो सिमिलर गोस फॉर द मेडिसिन। If you are absorbing this one by one, that's fine. But एकदम से आप चोक लाइन पे ले आएंगे तो नेचुरली वो चोक जब खुलेगा तो it will come out with the pressure. तो that's the issue। और बाकी जो आपने बात की, इसमें इस तरह नहीं है, बड़ा गलत तासुर है कि हमारा कटजोड़ हो जाता है, किसी की मिलावट है, कोई लोग हैं शामिल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी 3 लेवल पे रेगुलेशन होती है। वी आर द हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और 3 लेवल पे गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, इवन प्राइवेट सेक्टर, इवन जीएमपी, और हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो जो हमारे फॉरेन डेलीगेशन आते हैं वो भी आते हैं। सो वी आर अ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री और वो ये सारी चीजें एक फॉर्मूला के तहत और मिल बांट के नहीं होती, बल्कि एक समझ सुलझुदा पॉलिसी 2018 के तहत होती है। फारूक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर बात है आपको बुलाने का मकसद ये है कि ये जो सिचुएशन है, क्योंकि मेरे जैसा आम आदमी भी मुतासर है, अगर कोई एलीट फैमिली से उसका ताल्लुक है वो मुतासर है, कहीं ना कहीं हर शख्स जो है कोई ना कोई बीमारी से वो उसमें मुब्तला है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के साथ, सोहा का सवाल भी ये था कि गवर्नमेंट के साथ अब एप्लीकेशन भी हुई, वो भी मौजूद है, उस पर भी उसी तरह काम नहीं हो रहा है, जो लेटर लिखा गया था उस पर भी कोई उस तरह रिप्लाई नहीं आई है। अब आपकी जो टीम है, आप इस सारी चीज को हेड करते हैं, क्या गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत हुई है कि आने वाला जो वक्त है अगर इसी तरह खामोशी अपनाएगी और सियासत में आप लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और कहीं ना कहीं ये सारे मामला इस तरह पीछे रहे तो नुकसान कितना होगा मुल्क को? क्या ये बातें टेबल पे हुई हैं सर? सर, अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कॉल की है मीटिंग विद इन 2 days। सो वी आर होपफुल के ये लॉजिकली हमारे जो मेरिटोलॉजीज अंडरस्टैंड करके इसमें हमें कोई रसाई मिलेगी। इफ नॉट देन अनफॉर्चुनेटली जो मैं फोरसी कर रहा हूँ, जिस तरह मुझे लेटर इरसाल हो गए, हमारी मेजॉरिटी इंडस्ट्री बंद होने, शट डाउन की तरफ आ रही है। जिस तरह आपने टेक्सटाइल में देखा, दे केम टुवर्ड्स हॉल्ट प्रोडक्शन। तो एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है आप हेड करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री अंडर आपके काम करती हैं, आप उनसे मशवरे आप भी लेते हैं, आपको भी मशवरे दिए जाते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान से भी आपसे बातचीत होती होगी। आपको याद है कि सर्जिकल जो आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी भी किल्लत आ चुकी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो हमें ना प्रोवाइड, क्योंकि बाहर से हम चाइना से या हम इंडिया से या दीगर ममालिक से आपको ज़्यादा पता है कि मंगवाते हैं, अब वो उसके लिए भी डॉलर नहीं है, वो कैश में कैश मांग रहे हैं, कैश हमारे पास डॉलर है। ऐसे में आपको खतरा कितना हॉस्पिटल में, जो सरकारी लोग, अब किसी को स्टंट डलवाना है, कोई जो है बड़ी प्रॉब्लम में घिरा हुआ है और इस वक्त एडमिट है, अगर ये सिचुएशन रही तो आने वाला वक्त जो है कितना खतरनाक होगा? जो पेशेंट है या जो बीमार है या जो शुगर के मरीज हैं, इंसुलिन लगाते हैं, उनको वो भी ना मिले तो फिर? सर, गुज़िश्ता 4 महीनों से हम गवर्नमेंट से इल्तिजा भी कर रहे हैं, आपके तवस्सुस से और बाकी टीवी चैनल के तवस्सुस से, कि जी एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आपको फ़ौरन कोई इक़दामात लेने पड़ेंगे, जिससे नॉट जस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ताकि हमारी जो सप्लाई है मेडिसिन की वो कंटिन्यू रखे। जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल्स की, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, सर्जिकल आइटम्स आर शॉर्ट since 4 months now, I would say. अच्छा, having said that, अब प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ मेडिकेटेड इलाज कर रहे हैं। जितना जो पेशेंट होता है, अगर एक स्टेंट लगना वो एक स्टेंट लगाते हैं, इवेंचुअली दे हैव टू सी कि वो अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। और जो तक पब्लिक पे नेचुरली जो सर्जिकल की बात है, वहाँ पे तो आउटराइट रिफ्यूज हो जाता है कि जी आप किसी और अस्पताल चल जाएं, किसी और गवर्नमेंट अस्पताल जाएं, वहाँ पे आप ये इलाज कर लें। ऑफ कोर्स आउटराइट नहीं बोलते, बट दे कम ऑफ द के कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, फलाना नहीं है, जो भी है, व्हाटएवर रीजन दे गिव, and eventually the end patient is suffering badly.
ठीक है फारूक साहब, ऐसी मेडिसिन हमीद हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर कंक्लूड करूंगी। आपकी एक बात भी है जिससे पर ये पूरा सेगमेंट जो है वो समअप हो सकता है कि अगर आप बात करें हुकूमत की तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको ही दिखानी पड़ेगी। दे आर नॉट ब्लैकमेलर्स। टेक्सटाइल के बाद अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जो ऐलान किया है उसके बाद सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है, और जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की। तो निगोसिएशन या मुज़ाकरात पर फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत को ही दिखानी पड़ेगी। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिर में आपको सैर कराते हैं नलतर की, जहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सज गया है और कितना खूबसूरत सजा है। वैसे तो हमें छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन जिन लोगों को छुट्टी मिलती है वो ज़रूर जाएं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। हरमीत के पास चलते हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं। हरमीत, आप तो करीब हैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली लाहौर से, तो मेरे ख्याल से हम दोनों को प्लान करना चाहिए। वी नीड अ ब्रेक नाउ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वैसे अगर हम इस किस्म के इवेंट की बात करें और गिलगित बल्तिस्तान या शुमाली इलाका जितने भी हैं, तो वैसे जब इस किस्म की जो पहाड़ हैं ये जब ढके होते हैं बर्फ़ से, तो उसका देखना जो है वो व्यू जो है वो कमाल का होता है। और फिर इस किस्म के फेस्टिवल में और भी मज़ा होता है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि हम तो कहीं ना कहीं स्टूडियो में बैठे हैं और आपको खबर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और छुट्टियां हैं और आपके पास दिल करता है तो जाएं और इस किस्म के इवेंट को आप एंजॉय भी करें। वहाँ पे जो बर्फबारी होती है, वैसे बर्फ़ जब होती है ना, पड़ती है, तो उसका एक अलग मज़ा होता है। और मैं वैसे जब वो विजुअल देख रहा था तो मुझे अपने गांव के पहाड़ पूरे याद आ गई। तो वैसे ढके होते हैं और इंतज़ार होता है हाँ, जाहिर बात है कि इस किस्म के इवेंट तो नहीं होते, लेकिन हाँ ढके होते हैं। और फिर लोगों के जो रिवायती खेल हैं या खाने होते हैं, रिवायती जो खाने वहाँ के वो बनते हैं, लोग एक दूसरे में के घरों में बांटते हैं जब बर्फबारी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें हैं वो जब आप विजुअल में देखते हैं तो वैसे बहुत सारी चीज़ें याद आती है। लेकिन बहरहाल मज़े का इवेंट है। और गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ख़वातीन के हवाले से हो, फुटबॉल की टीमें हों या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो बहुत रिच किस्म के इवेंट जो हैं वो वहाँ पे होते हैं। और वहाँ के लोग, ख़वातीन चाहे वहाँ के हैं या यहाँ से जो लोग जाते हैं, वो भी वहाँ पे जाके भरपूर तरीके से उसको एंजॉय भी करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। एंड दे आर रिच इन कल्चर एज वेल ना। आप देखो कि अगर हम देखें गिलगित बल्तिस्तान की, हमने डेली डोज में कितनी खबरें दी हैं, हमने टॉप स्टोरी में डिटेल में भी किया हुआ है। क्रिकेट की बात कर ले, फुटबॉल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, 99 पॉइंट लिटरेसी रेट है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में। बल्कि मैंने जब खुद विजिट किया था हरमीत, तो हर गली कूचे से आते हुए जो बच्चे होते हैं ना, वो खेल कूद नहीं कर रहे होते। वो आप दिन के टाइम देखें या रात के टाइम देखें तो वो किताबें पकड़कर पूरा का पूरा एक ग्रुप की सूरत में बच्चे, हर एज के लोग जो है वो आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर कंपैरेटिवली आपको पता है कि शरह ख्वानदगी बहुत अच्छी है। और फिर आप देखिए, अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें और पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करें, तो ये ऐसे अनटच एरियाज़ है जहाँ पर अभी तो डेवलपमेंट हो गई है, फेस्टिवल्स हो रहा है, इतनी हैपनिंग है, लोग खुश होकर जाते हैं, फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। बट अच्छा सोहम, मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है जिसमें आपने शरह ख्वानदगी की बात की ना, मुझे ख़वातीन जितनी उनकी एक्टिव हैं, जब इस्लामाबाद में अगर पढ़ती हैं, जॉब करती हैं, तो वो कभी ये नहीं सोचती कि कहीं ना कहीं मर्दों से हम पीछे हैं, बल्कि वो कंधे से कंधा मिलाकर, और ये हकीकत है ये बात। आप वहाँ गई हैं, मैंने वहाँ यहाँ देखें, वैसे तो हमारे इलाके हैं ये सारे, लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि ख़वातीन जो है उनमें वो चीज़ नहीं है जो हम यहाँ के इस्लामाबाद में या लाहौर या दीगर ख़वातीन में देखते हैं। वो बिल्कुल उसी तरह ही नज़र आती है जैसे कहीं ना कहीं जिस इदारे में वो काम करें, वो कभी ये फील ही नहीं करती कि हम मर्दों से पीछे हैं। जिस हर एक प्लेटफॉर्म में वो हमें आगे नजर आते हैं। लेकिन ये कह चुकी हूँ, आपने मुझे एक और मौका दे दिया है जाते जाते कहने का कि इस कंपटीशन से निकल आए। मर्द औरतों की तरह, औरतें मर्दों की तरह नहीं हो सकती। इफ यू आर अ मैन और अ वुमन, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गो फॉर इट। तो आज कर ले, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। इसके साथ ही अपने दिन का हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, उनको भी आपकी ज़रूरत है तो उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।